आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज का मुनाफा ज्यादा नहीं था। 3 निम्न श्रेणी के हथियार कुल 17,000 गोलियों में बिक गए। संत शैतान संप्रदाय एक प्रशिक्षण केंद्र होने के कारण बाहरी संप्रदाय के प्रत्येक अनुयायी को मासिक रूप से गोलियां उपलब्ध करा सकता था, हालांकि यह ज्यादा नहीं था। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 8,000 से ज्यादा थी और प्रत्येक व्यक्ति को 30 गोलियां मिलने से हर महीने 2 लाख से ज्यादा गोलियां मिलती थीं। स्पष्टतः वह रक्त संचार की गोली कोई उच्च गुणवत्ता वाली औषधि नहीं थी, बल्कि शिष्यों के प्रशिक्षण में सहायता के लिए एक पूरक दवा मात्र थी। वह दिव्योत्तर अवस्था से केवल 2 मिलियन अनुभव दूर था और दिव्योत्तर अवस्था तक पहुंचने के बाद वह आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता था और इस प्रकार संप्रदाय की एक मध्यम स्तरीय शक्ति बन सकता था। उस समय वह कहीं अधिक उन्नत चीजों के संपर्क में आ सकता था। लिन फैन को अब यह भी समझ आ गया था कि मेंग यांगक्वान के छठे स्तर के पेरी सेलेस्टियल साधना आधार के बावजूद, जो संप्रदाय के भीतर निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी की प्रतिभा होगी, उसने बाहरी संप्रदाय में ही रहने का फैसला क्यों किया। अगर लिन फैन ने म्यू चेन्यू को न देखा होता तो वह सचमुच समझ नहीं पाता कि बड़े भाई मेंग ऐसे क्यों थे। लेकिन अब लिन फैन को आखिरकार समझ आ गया कि मेंग यांगक्वान म्यू चेन्यू के पास ही रहना चाहता था। इंसान ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं जबकि पानी नीचे की ओर बहता है। फिर भी मेंग यांगक्वान ने एक लड़की के लिए अपना शानदार भविष्य त्याग दिया, यह भी सराहनीय था। लिन फैन ने इसके बारे में और नहीं सोचा और तुरंत स्टोरेज बैग निकाला, उसे अपने मुंह के पास उठाया और उन्हें उसमें डालना शुरू कर दिया। डिंग! रक्त संचार की गोली खाली, अनुभव प्लस 100। डिंग! रक्त संचार की गोली खाली, अनुभव प्लस 100। रक्त संचार की गोलियों की विशाल मात्रा अनुभव में बदल गई और उसके चरित्र अनुभव अंक अंतहीन रूप से बढ़ गए। सभी परिसंचरण गोलियों का सेवन करने के बाद लिन फैन ने अपना चरित्र डेटा पैनल खोला। नाम लिन फैन। स्तर 19, पोस्ट सेलेस्टियल से आधा कदम दूर। अनुभव अंक 97340010000000। भंडारण अनुभव 0। चरित्र स्तर को उन्नत कर सकते हैं। मार्शल कौशल स्तर को उन्नत कर सकते हैं। मार्शल कौशल अनंत दानव शरीर, प्रथम स्तर 10/30 लाख। बंदर आड़ू चुराता है, 13वां स्तर 1500400000। व्यवसाय उन्नत लोहार, प्रथम स्तर 1000/5000। उपकरण 95 रेड ब्रिक, पौराणिक हथियार। शीर्षक हार नहीं मान रहे हैं तो बस कर डालिए, खेती का आधार दोगुना है। समय सीमा 1 धूप मोमबत्ती, एक बार उपयोग। वह पोस्ट सेलेस्टियल से आधा कदम दूर था और अब पोस्ट सेलेस्टियल चरण में प्रवेश करने के लिए उसे केवल 300,000 और अनुभव की आवश्यकता थी। प्रीसेलेस्टियल और पोस्ट सेलेस्टियल में सिर्फ एक शब्द का अंतर था, लेकिन उनके बीच होने वाला बदलाव बहुत बड़ा था। प्रीसेलेस्टियल रक्त ऊर्जा थी जबकि पोस्ट सेलेस्टियल वास्तविक ऊर्जा थी। केवल स्वर्ग के बाद ही किसी व्यक्ति का शरीर सच्ची ऊर्जा उत्पन्न करता है और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को ग्रहण करता है तथा वास्तव में साधना के मार्ग में प्रवेश करता है। धमाका, 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 धमाका। खटपट की आवाज सुनते ही लिन फैन तुरंत समझ गया कि ये कौन है। ऐसा लग रहा था कि छोटे हथियार बड़े भाई नी को काफी लुभा रहे थे। लिन फैन ने दरवाजा खोला और एक बड़ी बोरी को अपनी नजरों में आते देख चौंक गया। छोटे भाई, जल्दी से एक तरफ हट जाओ ताकि मैं अंदर आ सकूं। नी मिंग्यांग की पीठ इस समय लिन फैन की ओर थी। लिन फैन जल्दी से एक तरफ हट गया और नी मिंग्यांग कुछ कदम आगे बढ़ा और बोरी को फर्श पर रख दिया। धमाक! एक धीमी आवाज उठी, जैसे चांदी ग्रे रंग के महीन लोहे के टुकड़े बोरी से निकले, जो चमकदार चांदी जैसी रोशनी से चमक रहे थे। वरिष्ठ भाई, आपको यह सब कहाँ से मिला? लिन फैन को सुखद आश्चर्य हुआ। जैसा कि वरिष्ठ भाई से उम्मीद थी, वह इन सामग्रियों को प्राप्त करने में बहुत तेज है।
मुझे ये सब लोहार से मिला है। वहाँ उनके पास इतना बढ़िया लोहा है कि अब जगह ही नहीं बची। हर साल वे राजवंश भारी मात्रा में बढ़िया लोहा वहाँ ले जाते थे। हम शिष्यों को जब भी मन करे वहाँ जाकर लोहा लेने की इजाज़त है। नी मिंग्यांग ने अपने हाथ झाड़ दिए। इन बढ़िया लोहे को पाने के लिए उसने अपने शरीर पर धूल जमा कर ली थी। लेकिन निम्न श्रेणी के हथियारों का आकर्षण बहुत अधिक था, इसलिए नी मिंग्यांग इंतजार नहीं कर सका। लिन फैन ने यह सुना और स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी बहुत अज्ञानी था। ये बढ़िया लोहे उसे जब चाहे मिल सकते थे और वह अपने घर कबार की तलाश में गया था। यह विडंबना ही थी। छोटे भाई, मेरे पास आओ। इस समय नी मिंग्यांग ने अपने दोनों पैर फैला दिए और अपने दांतों को भींचते हुए घोड़े की मुद्रा में आ गया, मानो उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। वरिष्ठ भाई, आप क्या कर रहे हैं? लिन फैन इस हद तक आश्चर्यचकित हो गया कि वह मुश्किल से बोल पाया। क्या यह संभव था कि वरिष्ठ भाई के पास उन अकथनीय विकृतियों में से एक थी? छोटे भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे लिए एक निम्न श्रेणी का हथियार बनाने के लिए तुम्हें एक आड़ू चुराना होगा? निम्न श्रेणी के हथियार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, नी मिंग्यांग ने कहा। बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूं? सीधे खड़े हो जाइए, आपका छोटा भाई उस तरह का इंसान नहीं है। यह सम्मान की बात है कि बड़े भाई मुझे अपने लिए एक कमतर हथियार बनाने की इजाजत देंगे। लिन फैन ने झट से नी मिंग्यांग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। जूनियर भाई, आप। इस समय नी मिंग्यांग ने राहत की सांस ली। फिर उसकी आवाज रुंध गई। जूनियर भाई, आपका यह नेक काम आपके वरिष्ठ भाई को याद रहेगा। ओह, बड़े भाई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह एक मामूली बात है। लिन फैन मुस्कुराया और सहजता से अपने हाथ हिलाए। छोटे भाई। नी मिंग्यांग ने लिन फैन को प्रशंसा से देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बड़े भाई, कनिष्ठ भाई, बड़े भाई, छोटा भाई। नी मिंग्यांग को खुद से नफरत थी कि वह लड़की नहीं है। इस तरह वह अपने छोटे भाई का कर्ज चुका सकता था। बंदर आड़ू चुराता है। और इसी क्षण लिन फैन ने तुरंत हाथ बढ़ाया। यह वास्तव में आत्मदान का अनुभव था। अगर वह इसे प्राप्त नहीं करता तो यह व्यर्थ होता। डिंग! बधाई, बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव +300। छोटे भाई, आप। पहले से भावुक नी मिंग्यांग के चेहरे के भाव बदल गए। उसे अपनी जांघों में एक तीव्र दर्द महसूस हुआ और साथ ही उसके मन में अविश्वास भी हुआ। क्या हमारा पहले से ही समझौता नहीं था? लिन फैन ने एक छोटी सी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति रंगीन हो गई। फिर उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई, मानो वह किसी छात्र को व्याख्यान दे रहा हो। वरिष्ठ भाई, प्रशिक्षण का मार्ग खतरों से भरा है। मैंने देखा कि वरिष्ठ भाई बहुत अधिक ईमानदार थे और इससे मुझे डर लगा कि वरिष्ठ भाई भविष्य में बहुत कष्ट उठाएंगे। इसलिए मैं केवल यही कर सकता था। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई मुझे क्षमा कर देंगे। लिन फैन के शब्दों में प्रेम और स्नेह था, जो ईमानदारी से भरा था। कनिष्ठ भाई सही कह रहे हैं। मैं इस सबक को दिल से अपनाऊंगा। बस कनिष्ठ भाई, निम्न श्रेणी का हथियार कब खत्म होगा? नी मिंग्यांग निम्न श्रेणी के हथियार से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहा था। लिन फैन ने झुंझलाहट से नी मिंग्यांग की ओर देखा। वरिष्ठ भाई, एक मामूली से निम्न श्रेणी के हथियार के लिए आप अपनी मर्दांगी तक त्यागने को तैयार है। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। वरिष्ठ भाई, चिंता मत करो। मैं कल सुबह डाइनिंग हॉल में तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम अपना हथियार लेने आओगे, लिन फैन ने कहा। ठीक है, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूं, छोटे भाई। आपके बड़े भाई का शरीर थोड़ा अस्वस्थ लग रहा है, इसलिए मैं अब विदा लेता हूं। नी मिंग्यांग का चेहरा लाल हो गया था क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से यह बात कही थी। ठीक है, लिन फैन ने सिर हिलाया। फिर नी मिंग्यांग बाहर आया और खुद दरवाजा बंद कर लिया। जाते हुए उसने कहा, मेरी परवाह मत करना, छोटे भाई, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। जब दरवाजा बंद हुआ
तो नी मिंग्यांग के दांत किटकिटाने लगे और वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फिर धीरे धीरे कदम दर कदम बाहर निकल गया। नी मिंग्यांग को जाते देख लिन फैन हल्की हंसी के साथ जमीन पर चमकते हुए बढ़िया लोहे को उत्साह से देखने लगा। बुरा नहीं, बुरा नहीं, ये बढ़िया लोहे काफी खेलने के लिए पर्याप्त होंगे। वह पहले से ही एक उन्नत लोहार था। सिर्फ रद्दी धातु से ही निम्न श्रेणी के हथियार बनाना काफी था, और ये बढ़िया लोहे मध्यम श्रेणी के हथियार बनाने के लिए काफी थे। इसके अलावा इन व्यवसायों का एक और लाभ यह था कि यदि एक सामग्री मध्यम श्रेणी के हथियार बनाने के लिए पर्याप्त होती है, तो उसी सामग्री का उपयोग करके दो निम्न श्रेणी के हथियार भी बनाए जा सकते थे। बाहरी संप्रदाय में तो पहले से ही निम्न श्रेणी के हथियार प्रमुख वस्तु थे। अगर वह मध्यम श्रेणी के हथियार बेचने के लिए लाए, तो उन्हें कौन खरीद पाएगा? डिंग ने महान यान राजवंश से उत्पादित शिल्प योग्य सामग्री, उत्तम लोहा, की खोज की। लिन फैन ने उसे अपने हाथ में लेकर तौला। वजन काफी ज्यादा था, लेकिन सिर्फ इतनी धातु किसी आम लोहार के लिए हथियार बनाने के लिए काफी नहीं होती। लेकिन लिन फैन के पास एक सिस्टम था, इसलिए उसके लिए यह कोई समस्या नहीं थी। इसलिए सिर्फ यह एक टुकड़ा ही एक मध्यम दर्जे का हथियार बनाने के लिए काफी था। सामान्य ज्ञान के अनुसार लोहार चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो, केवल उत्तम लोहे से मध्यम श्रेणी का हथियार बनाना असंभव ही होता। लेकिन लिन फैन के लिए उसके लोहार पेशे में स्पष्ट रूप से एक प्रकार का निखार था जो उसे हथियार की गुणवत्ता बढ़ाने में सक्षम बनाता था। लिन फैन ने भट्टी में बढ़िया लोहे का एक टुकड़ा फेंका। डिंग! एक निम्न श्रेणी की तलवार, उन्नत लोहार अनुभव प्लस 100 तैयार करने के लिए बधाई। डिंग! एक निम्न श्रेणी के खंजर को तैयार करने के लिए बधाई, उन्नत लोहार अनुभव प्लस 100। इस समय मध्यम श्रेणी के हथियार उसके लिए किसी काम के नहीं थे, लेकिन बाहरी संप्रदाय में निम्न श्रेणी के हथियार सबसे ज्यादा काम के थे। अगर वह उन्हें पर्याप्त मात्रा में रक्त संचार की गोलियों से बदल सके, तो वह अपने स्तर को ऊपर ले जा सकेगा और फिर आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करके तबाही मचा सकेगा। डिंग! व्यवसायों को उन्नत करने के लिए बधाई, उन्नत लोहार स्तर 2। लिन फैन जब यह क्रिया दोहरा रहा था, तभी संयोग से उसे एक सूचना सुनाई दी जब बढ़िया लोहा पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब उसके बैग में कुल 40 निम्न श्रेणी के हथियार थे। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई और उसने ये सारे हथियार बेच दिए, तो उसका स्तर जरूर ऊपर आ जाएगा। दस्तक दस्तक! इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। वरिष्ठ भाई यिन, क्या हुआ? लिन फैन मुस्कुराया और पूछा। बाहरी संप्रदाय में वह केवल वरिष्ठ भाई यिन और वरिष्ठ भाई नी से ही थोड़ा बहुत परिचित था। कनिष्ठ भाई लिन, आज आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बाहरी संप्रदाय में एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? यिन मोचेन ने थोड़ा उत्साहित होकर कहा। प्रतियोगिता? लिन फैन ठिठक गया। वरिष्ठ भाई यिन, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य आंतरिक संप्रदाय की बजाय बाहरी संप्रदाय में अपनी प्रतियोगिता क्यों आयोजित कर रहे हैं? यह संप्रदाय की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा यहाँ प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य हम बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को कुछ प्रेरणा देना है, और दूसरा, हम बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद प्रशिक्षण के दौरान आने वाली किसी भी समस्या के लिए आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से परामर्श करने का अवसर देना है, यिन मोचेन ने कहा। लिन फैन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह कुछ वैसा ही था जैसे स्कूल उच्च वर्ग के छात्रों को, जिन्हें त्सिंगुआ में प्रवेश मिल गया था, वापस बुलाते हैं, ताकि निम्न वर्ग के छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें भी त्सिंगुआ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। हालांकि लिन फैन को वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के साधना आधार को देखना चाहता था। ठीक है वरिष्ठ भाई, चलो फिर चलते हैं, लिन फैन ने कहा। ठीक है, तो जल्दी करते हैं, वरना खड़े होने की भी जगह नहीं बचेगी, यिन मोचेन ने जल्दी से कहा। हर साल बाहरी संप्रदाय के शिष्य इस समय सबसे ज्यादा उत्साहित होते थे क्योंकि तब आंतरिक संप्रदाय के शिष्य उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते थे।
लिन फैन और वरिष्ठ भाई यिन के पहुंचने तक जगह पहले से ही लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सामने एक चौकोर आकार का युद्ध मंच था जो हल्के रंग की ईंटों को करीने से जमाकर बनाया गया था, और मंच के हर कोने पर ड्रैगन स्तंभ लगे थे, जिससे यह काफी शक्तिशाली लग रहा था। छोटे भाई, चलो वहां चलते हैं। वहां लोग कम हैं। यिन मोचेन ने बाएं-दाएं देखा और आखिरकार दूसरी तरफ एक ऐसा क्षेत्र दिखाई दिया जहां लोग कम थे। अगर वे यहीं खड़े रहे तो उन्हें मंच दिखाई नहीं देगा। यह साल में एक बार होने वाला अवसर था जहां वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के बीच मुकाबले देख सकते थे। अगर वे इसे चूक गए तो उन्हें अगले साल तक इंतजार करना होगा। जैसे ही लिन फैन और यिन मोचेन ने अपनी जगह पाई, लोग आखिरकार मंच पर आ गए। चमकीले वस्त्र पहने पुरुषों और महिलाओं का एक समूह आकाश से ऐसे उतरा जैसे वे कोई दिव्य प्राणी हों। जब ये आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी उतरे, तो आसपास के बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों का उत्साह और भी बढ़ गया। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के समूह ने लोकप्रिय हस्तियों की तरह हजारों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और दूसरों की जय जयकार में शामिल हुए। लिन फैन ने मंच पर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के समूह पर नजर डाली और ध्यान से उनकी तुलना की। 5वां स्तर पोस्ट सेलेस्टियल, 4था स्तर पोस्ट सेलेस्टियल, 8वां स्तर पोस्ट सेलेस्टियल, 9वां स्तर पोस्ट सेलेस्टियल। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के समूह में, जिसका साधना आधार सबसे ऊंचा था, वह केवल द्वितीय स्तर के पेरी सेलेस्टियल पर था। मेंग यांगक्वान की तुलना में वे अभी भी बहुत दूर थे। द्वितीय स्तर का पेरी सेलेस्टियल आंतरिक संप्रदाय का शिष्य संभवतः इस आयोजन का प्रभारी था। अपने आसपास के अन्य लोगों से कुछ शब्द कहने के बाद वह उन्हें ऊंचे मंच की ओर ले गया। लिन फैन ने द्वितीय स्तर के पेरी सेलेस्टियल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को देखा और उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा का एक प्रबल अभिसरण महसूस किया। प्रतियोगिता शुरू करो। तभी ऊपर पत्थर की सीटों पर बैठा कोई बोला। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, पर गड़गड़ाहट जैसी थी और आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को चौंकाकर उनके चेहरे पर पीलापन ला दिया। इतना मजबूत! लिन फैन हैरान था। ऐसा लग रहा था कि वह उनमें से किसी को भी कम नहीं आंक सकता। प्रीसेलेस्टियल और पोस्ट सेलेस्टियल पहले से ही दो बिल्कुल अलग तलों पर थे, इसलिए पोस्ट सेलेस्टियल और पेरी सेलेस्टियल के बीच का अंतर जमीन और आसमान जैसा होगा। तभी दो आंतरिक संप्रदाय के शिष्य मंच पर आए, एक दूसरे के सामने आए और अपनी मुट्ठी पर हाथ रख लिए। ये दोनों आंतरिक संप्रदाय के शिष्य 7वें स्तर के परस्वर्गीय थे, और हालांकि उनकी ऊर्जा दूसरे स्तर के परस्वर्गीय जितनी प्रबल नहीं थी, फिर भी उन्होंने लिन फैन को खतरे का आभास दिया। आरंभ करें। शीर्ष पर बैठा एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य ऐसे बोल रहा था मानो वह कोई सम्राट हो जो अपने अधीनस्थों को नियंत्रित कर रहा हो। उसका प्रत्येक शब्द गरिमा से भरा हुआ था जिससे कोई भी विरोध करने में असमर्थ था। बूम! इस समय आकाश और पृथ्वी में एक भयंकर गड़गड़ाहट की ध्वनि गूंज उठी। दोनों शिष्यों ने शीघ्रता से अपनी पीठ पर तलवारें रख लीं। तलवारें प्रकाश से चमक रही थीं। मजबूत, वे बहुत ज्यादा ताकतवर है। यिन मोचेन की आंखें चमक उठीं जब उसने मंच पर मौजूद दोनों शिष्यों को देखा। तो यह दिव्य पश्चात है। लिन फैन ने मंच पर दो आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को कड़ी टक्कर देते हुए देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बदमाश, ये तो बिल्कुल बदमाश है। तो ये मार्शल आर्ट है। लगता है मुझे किसी गुप्त पुस्तकालय में जाकर कुछ नियमावलियां उधार लेनी होंगी और उन पर ध्यान से शोध करना होगा। ये वाकई बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक है। छोटे भाई, क्या तुम ये देख रहे हो? ये है आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी, इतने मजबूत। पता नहीं मैं कब उनके जैसा बन पाऊंगा। यिन मोचेन ईर्ष्या से देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। जल्द ही, जल्द ही। लिन फैन अविचलित भाव से देखता रहा। उसका दिल भी थोड़ा उत्साहित था। हा, छोटे भाई, मुझे पता है कि इस जीवन में मेरे लिए आंतरिक संप्रदाय तक पहुंचना शायद असंभव है, यिन मोचेन ने अफसोस से कहा। लिन फैन ने आंखें घुमाईं।
वह अपने बड़े भाई को बताना चाहता था कि वह असल में अपने बारे में ही बात कर रहा था। लेकिन बड़े भाई यिन में आत्मविश्वास की कमी देखकर लिन फैन को लगा कि उसे ठीक से समझाना जरूरी है। जब दोनों आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने अपना मुकाबला समाप्त किया, तो आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने पहले से भी ज्यादा जोर से जयकारे लगाए। अगला मार्गदर्शन खंड है। क्या कोई इन दोनों वरिष्ठों के साथ थोड़ा सा मुकाबला करने को तैयार है? बेशक, कोई हताहत नहीं होगा। बैठे हुए दूसरे स्तर के पेरी सेलेस्टियल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने कहा। इस समय आसपास के शिष्य आपस में कानाफूसी करने लगे। यह भाग बहुत दिलचस्प था और कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य इसमें भाग लेना चाहते थे, लेकिन बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें डर था कि उनकी साधना का आधार बहुत कम है और वे अपने वरिष्ठों की नज़र में नहीं आएंगे, और इसलिए वे उनका मूल्यांकन कम करेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका था। एक शिष्य ने मार्गदर्शन सत्र में भाग लेने का फैसला किया था, लेकिन जिस वरिष्ठ भाई से वह मुकाबला कर रहा था, उसने उसे बेकार करार दिया। उसके बाद, क्योंकि उसका मन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, वह उठ नहीं पाया और क्षीण हो गया। तभी दर्शकों के बीच मौजूद लिन फैन खुशी से झूम उठा। मुकाबला करने गया और कोई हताहत नहीं हुआ। और तो और, अगर वो एक आड़ू चुराने में कामयाब हो जाता, तो उसे बहुत बड़ा फायदा होता। मैं यह करूंगा। इस समय लिन फैन ने बिना सोचे समझे अपना हाथ ऊपर उठा दिया। जूनियर भाई। यिन मोचेन जम गया और अविश्वास से लिन फैन को देखने लगा। यिन मोचेन के आश्चर्य भरे भाव के बीच लिन फैन मंच पर कूद पड़े, पूरे सम्मान के साथ, अपना सिर ऊंचा किए हुए और साथ ही आसपास के शिष्यों की ओर हाथ हिलाते हुए। हजारों लोगों द्वारा आपको देखे जाने का यह एहसास बुरा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग इसमें भाग लेना चाहते थे। आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने उसके साहस को देखकर मन ही मन खुशी जताई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति कौन है, तो वे अचानक चौंक गए। साथ ही उनके पहले से उत्साहित चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट आ गई। पागल आड़ू चुराने वाला दानव। पागल आड़ू चुराने वाला दानव कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में एक जीता जागता दुःस्वप्न था। जिन शिष्यों को अपने आड़ू चोरी होने का एहसास हुआ, वे सभी बुरी तरह डर गए। सिर्फ आवाज सुनकर ही उनकी रूह कांप उठी। मंच के बाहर एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य भीड़ के बीच छिप गया और लिन फैन को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। जब हान लू ने मंच पर मुस्कुराते हुए लिन फैन को देखा, तो उसका दिल गुस्से से भर गया। संत शैतान संप्रदाय में लिन फैन के अलावा उसे किसी से नफरत नहीं थी। उसने कई बार उसकी योजनाएं बिगाड़ दी थीं। हान लू अपने दिल में इस नफरत को हमेशा याद रखेगा। लेकिन मौजूदा हान लू के लिए अभी बदला लेने का समय नहीं आया था। हान लू का एकमात्र उद्देश्य अपनी साधना का आधार तेजी से बढ़ाना था। जिस लक्ष्य तक पहुंचने में दूसरों को महीनों लगते थे, हान लू को बस कुछ ही दिन लगे। संयोगवश हान लू को पता चला कि किसी देवता की ओस में रात भर रक्त संचार की गोली रखने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इस खोज ने हान लू को बहुत चौंका दिया और इसलिए इस छोटी सी अवधि में उसने अपनी साधना का आधार लगातार बढ़ाने के लिए उन्नत रक्त संचार गोलियों पर भरोसा किया। इस प्रकार उसका साधना आधार वर्तमान में 5वें स्तर के पूर्वस्वर्गीय स्तर पर था, और उन्नत रक्त संचार गोलियों पर भरोसा करके हान लू को पूरा यकीन था कि वह 1 महीने के अंदर 6ठे स्तर के पूर्व आकाशीय स्तर तक पहुंच सकता है, और आधे साल में वह निश्चित रूप से उत्तर आकाशीय स्तर तक पहुंच जाएगा और एक आंतरिक संप्रदाय का अनुयायी बन जाएगा। तभी लिन फैन मंच पर खड़ा हुआ और अपने सामने खड़े आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की ओर देखा। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, बाहरी संप्रदाय का शिष्य लिन फैन वरिष्ठ भाई से मार्गदर्शन चाहता है। लिन फैन एक बात पर विचार कर रहा था, क्या सभी उच्च वर्ग के लोगों के पास उच्च साधना आधार होते हैं? उसके सामने खड़े इन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे जेठ जैसे थे, होंठ लाल थे, दांत सफेद थे, शरीर पतला और सुंदर था। आधुनिक युग में भी
वे अनगिनत लड़कियों के सपनों के पुरुष होंगे। आपका साधना आधार कैसा है? आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने हवा की तरह ठंडे स्वर में पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने भौहें चढ़ाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस कनिष्ठ भाई का साधना आधार नहीं देख पा रहा हूं। बड़े भाई बिंग, मैं स्वर्ग से बस आधा कदम दूर हूं। लिन फैन जानता था कि चूंकि उसके पास एक प्रणाली है, इसलिए दूसरे लोग उसके साधना आधार को नहीं देख पाएंगे। लेकिन लिन फैन एक ईमानदार और नेक इंसान था जो कभी भी नकली बाघभक्षी सुअर का ढोंग नहीं रचेगा और अपने साधना आधार को नहीं छिपाएगा, इसलिए उसने छिपने से इनकार कर दिया। दर्शकों में खड़े यिन मोचेन जूनियर भाई लिन की बातें सुनकर पूरी तरह अवाक रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटा भाई तो स्वर्गलोक से आधा कदम दूर है। यह पहले शांत रहने वाला हान लू अचानक चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उस व्यक्ति की साधना का आधार वास्तव में दिव्यलोक से आधा कदम भी दूर था। उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। लेकिन यह सोचते ही हान लू ने तुरंत यह विचार अपने मन में डाला, यह लड़का जरूर किसी शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा होगा और इसे बचपन से ही उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियां दी गई होंगी। इसीलिए इसकी साधना का आधार इतना ऊंचा है। एक बहाना खोजने के बाद हान लू ने फिर से अपना धैर्य वापस पा लिया, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक उसके पास पवित्र जेड बोतल है, वह निश्चित रूप से भविष्य में लिन फैन को अपने पैरों तले रौंदने में सक्षम होगा। पूर्वस्वर्गीय तो पूर्वस्वर्गीय ही होता है। आधा कदम दूर जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपने उत्तरस्वर्गीय में प्रवेश नहीं किया है, तो आपको कभी भी उत्तरस्वर्गीय नहीं माना जा सकता। आधा कदम दूर की बात तो बस मनुष्यों की कहावत है। यू फेंग ने भौहें चढ़ाई और फिर कड़ी फटकार लगाई। इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के सामने यू फेंग का दिखावा बंद हो गया था। हर साल यू फेंग इन महत्वाकांक्षी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों पर प्रहार करता। यू फेंग के लिए ये बाहरी संप्रदाय के शिष्य कुएं के मेंढक मात्र थे और बहुत घमंडी थे। बस थोड़ा सा ऊंचा साधना आधार होने पर वे खुद ही आगे निकल जाते थे। लिन फैन ने एक नजर डाली। हे नश्वर, इतना शक्तिशाली सिस्टम और मैंने अभी कहा कि यह स्वर्ग से आधा कदम दूर है, मानो यह सिस्टम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली ही न हो। लेकिन लिन फैन एक सहज इंसान था, इसलिए जाहिर है कि वह अपने सीनियर से बहस नहीं करेगा। आखिरकार ऐसा तो नहीं था कि वह यूं ही मंच पर आ गया हो। अगर उसे इससे कुछ फायदा न होता, तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होता। चूंकि इतने सारे लोग देख रहे थे, इसलिए लंबे समय तक शाश्वत दानव शरीर की साधना विश्वसनीय नहीं थी। लेकिन अगर वह एक आड़ू चुरा सकता, तो वह बड़ा मुकाम हासिल कर लेता। एक 7वें स्तर के दिव्य गुरु, अगर वह 7वें स्तर के दिव्य गुरु का आड़ू चुरा सकता, तो क्या यह बेहद ताज़ा नहीं होता? लेकिन लिन फैन को अभी भी थोड़ा दिखावा करना था। जरा इस आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की स्थिति तो देखिए, वरना वह उसे माफ नहीं करता। वरिष्ठ भाई की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये शब्द बिल्कुल सच है, इसलिए मैं इसे ध्यान में रखूंगा। लिन फैन ने हाथ जोड़कर सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ, इस पर यू फेंग ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। लड़का सिखाने लायक था। अच्छा हुआ कि उसे अपनी गलती स्वीकार करना आता था। अच्छा, चूंकि तुम्हारा साधना आधार 9वें स्तर पर है, इसलिए मैं भी अपना साधना आधार तुम्हारे साथ मिला दूंगा। तुम काफी समय से बाहरी संप्रदाय में होगे, इसलिए तुम्हें बाहरी संप्रदाय के युद्ध कौशल से परिचित होना चाहिए। ऐसे में मुझ पर हमला करने के लिए बाहरी संप्रदाय के युद्ध कौशल 7 राक्षसों की मुट्ठी का उपयोग करो और मैं तुम्हें कुछ सलाह दूंगा, यू फेंग ने कहा। आंतरिक संप्रदाय में यू फेंग को उच्च साधना आधार, प्रतिभा और उच्च स्तर की धारणा वाला व्यक्ति माना जाता था। वास्तव में संप्रदाय के भीतर उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था। यू फेंग ने बाह्य संप्रदाय में 3 वर्षों के भीतर स्वयं को एक नश्वर से दिव्यात्मा तक प्रशिक्षित किया था और साथ ही बाह्य संप्रदाय के युद्ध कौशल से भी पूरी तरह परिचित थे। 7 राक्षसों की मुट्ठी बाह्य संप्रदाय का एक आवश्यक युद्ध कौशल था, क्योंकि यह समझने में आसान होने के साथ साथ शक्तिशाली भी था।
बस इस तकनीक में पूरी तरह से निपुणता प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कम थी। हालांकि यू फेंग उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इसमें पूरी तरह से निपुणता प्राप्त की थी। तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो? बाहरी संप्रदाय के शिष्य को अभी भी वहां खड़ा देखकर यू फेंग ने कुछ अप्रसन्नता से पूछा। वरिष्ठ भाई, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, लिन ने कुछ असहाय होकर कहा। एक संत शैतान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में आप इस मार्शल कौशल को भी नहीं जानते? यू फेंग जम गया और अविश्वास में लिन फैन को देखा। तो स्वॉर्ड आर्ट ऑफ लाइटवुड, आपको यह पता होना चाहिए। लिन फैन वही खड़ा रहा और अपना सिर खुजाते हुए थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वरिष्ठ भाई, मुझे भी यह नहीं पता। यह सुनकर आसपास के सभी शिष्य हंसने लगे। उन्होंने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। वरिष्ठ भाई यू फेंग ने जिन 2 युद्ध कौशलों का जिक्र किया था, वे सभी उनसे परिचित थे क्योंकि उन दोनों में निम्न स्तर के युद्ध कौशल सीखना आसान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन फैन उन्हें नहीं जानता होगा, जो कि बेहद मजेदार था। यू फेंग भी अब नाखुश था और उसने लिन फैन को अप्रसन्नता से देखा। तो फिर तुम क्या जानते हो? यू फेंग को अब इस जूनियर से कोई उम्मीद नहीं बची थी। इतना आसान मार्शल आर्ट भी न जानते हुए क्या फायदा? यू फेंग को यह पूछते देख लिन फैन जवाब देने में थोड़ा शर्मिंदा हो गया। यह बंदर आड़ू चुराता है, अब कहना थोड़ा मुश्किल था। बस, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आओ, यू फेंग और कुछ नहीं कहना चाहता था। हाँ, बड़े भाई, लिन फैन ने सिर हिलाया और कदम दर कदम आगे बढ़ा, फिर जोर से चिल्लाया। बड़े भाई, ये लो, 9वें स्वर्ग के देवताओं का विनाश। लिन फैन अब पूरी गति से भर गया था और अपने चारों ओर बेकाबू हवा के झोंके के साथ तेजी से आगे बढ़ा। यू फेंग ने लिन फैन को बिना किसी गति के, बिना किसी मौके के हमला करते हुए देखकर चुपके से अपना सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली बढ़ाकर उसके हमले को रोकने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही लिन फैन यू फेंग के करीब पहुंचा, उसके आसपास का माहौल बदल गया। बंदर आड़ू चुराता है। हुम्फ, यू फेंग ने ठंडे स्वर में कहा, मूर्खतापूर्ण चालें, और पूरी तरह निराश हो गया। लेकिन इस पल यू फेंग के हावभाव अचानक बदल गए। उसे एहसास हुआ कि यह कदम किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। यह कैसे हो सकता है? हालांकि यू फेंग ने अपनी साधना का आधार 9वें स्तर के पूर्व स्वर्गीय स्तर तक दबा दिया था, फिर भी उसका अपना साधना आधार मौजूद था। इस पूरी तरह से साधारण कदम ने किसी तरह एक भारी एहसास पैदा कर दिया। वह एक आंतरिक संप्रदाय का अनुयायी था। उसका साधना आधार 7वें स्तर के पूर्व स्वर्गीय स्तर पर था। उसकी सुरक्षा कैसे भंग हो सकती थी? ये बिल्कुल असंभव था। मिश्रित तत्व का 9वां मोड़। अचानक यू फेंग के आसपास का माहौल बदल गया। उसकी हथेली लिन फैन के शरीर से टकराई। लिन फैन ने देखा कि वह कामयाब होने वाला था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी छाती पर जोरदार वार हुआ है। लेकिन उस वार के बाद भी वह पूरी तरह ठीक था। डिंग! बधाई हो, अनंत दानव शरीर, अनुभव +6000। लिन फैन ने उसकी छाती जाड़ दी। मिश्रित तत्व का 9वां मोड़ किस तरह का मार्शल कौशल था? यू फेंग पहले तो उसके बंदर ने आड़ू चुराया को चकमा देने में पूरी तरह असमर्थ था, लेकिन अचानक उसका शरीर मुड़ गया और एक हथेली उसकी छाती पर आ गिरी। ऐसा लग रहा था कि युद्ध कौशल बहुत उपयोगी चीज है। एक आड़ू चुराने में कामयाब होने के बाद मुझे वापस आकर कुछ और युद्ध कौशल सीखने होंगे। तुम ऐसी चालाक चाल कैसे चला सकते हो? यू फेंग ने लिन फैन को एक ही वार में उड़ा दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा था। अगर उसने समय रहते प्रतिक्रिया न दी होती, तो वह सचमुच उस चाल में गिर जाता। छलकपट से आपका क्या मतलब है? वरिष्ठ भाई, मेरी तकनीक पूरी तरह से न्यायसंगत और उचित है। हालांकि वरिष्ठ भाई के आखिरी वार से मेरी छाती में अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक तकनीक बाकी है, जिसके बारे में मैं वरिष्ठ भाई से सलाह चाहूंगा। स्वाभाविक रूप से लिन फैन यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी तकनीक छलकपट वाली थी। हालांकि बंदर आड़ू चुराता है एक संदिग्ध तकनीक थी,
लेकिन आपके मार्गदर्शन में यह सही और न्यायसंगत हो जाएगी। और अभी अभी लिन फैन को एहसास हुआ कि बंदर आड़ू चुराता है कि वृद्धि अभी भी बहुत अधिक थी। वरिष्ठ भाई, मैं चाहता हूं कि आप इस तकनीक ड्रैगन के 18 हथेलियां पर भी सलाह दे। लिन फैन अपनी लय में थिरकते हुए और जोश से यू फेंग की ओर दौड़ते हुए हंसा। और जैसे ही लिन फैन यू फेंग के ठीक सामने पहुंचा, वह नीचे झुका और चिल्लाया, बंदर आड़ू चुराता है। यू फेंग आश्चर्यचकित हुआ और फिर से आगे बढ़ा। मिश्रित तत्व का नौवां मोड़। बम। लिन फैन को फिर से उड़ा दिया गया। डिंग। बधाई, अनंत दानव शरीर, अनुभव +6000। जमीन पर गिरते ही लिन फैन तुरंत उठ खड़ा हुआ। यू फेंग ने उसकी साधना का आधार 9वें स्तर के पूर्व आकाशीय स्तर तक दबा दिया था, इसलिए एक बार केवल 6000 अनुभव ही प्रदान कर सकता था। 3 मिलियन अनुभव की आवश्यकता वाले अनंत दानव शरीर का सामना करना, यह लगभग बेकार था। लाभ को अधिकतम करने के लिए उसे अपना साधना आधार बढ़ाने के लिए मजबूर करना पड़ा। वरिष्ठ भाई, मैं कई दिनों से 9वें स्तर के पूर्व आकाशीय पर अटका हुआ हूं और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्या वरिष्ठ भाई कृपया अपनी साधना का आधार 3रे स्तर के उत्तर आकाशीय तक बढ़ा सकते हैं, ताकि मुझ पर थोड़ा दबाव पड़ सके? लिन फैन चिल्लाया। यू फेंग ने लिन फैन की तरफ देखा और कुछ पल के लिए अवाक रह गया। पिछली 2 बार यू फेंग पहले ही गुस्सा हो चुका था, लेकिन यह सुनकर उसे भी लगा कि सजा देना जरूरी है। बस दिक्कत यह थी कि उसके सीनियर ऊपर बैठे देख रहे थे, और अगर कुछ हो गया तो समझाना मुश्किल होगा। छोटे भाई, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे डर है कि लोग हताहत होंगे, यू फेंग ने कहा। साधना के मार्ग पर जीवन और मृत्यु तो आम बात है, इसलिए मैं बड़े भाई से निवेदन करूंगा कि वे मेरा अनुरोध स्वीकार कर लें। लिन फैन ने धर्मनिष्ठा और बिना किसी भय के कहा। ठीक है, ऐसे में छोटे भाई को सावधान रहना चाहिए। यू फेंग ने हल्की सी ठंडी मुस्कान दी। चूंकि वह खुद मौत चाहता था, इसलिए आगे जो हुआ उसके लिए कोई उसे दोषी नहीं ठहरा सकता था। लिन फैन ने यू फेंग की ओर देखा, जैसा कि एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य से अपेक्षा की जाती है। वह इन सरल दिमाग वाले बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में एक अनुभवी व्यक्ति है। अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति बाहर जाकर बहुत सी चीजों का प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर सकेगा, जिससे व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा। और दिव्यलोक में प्रवेश करने पर व्यक्ति स्वयं को बाहरी रूप से भी सुरक्षित रख सकेगा। आखिरकार, जो दिव्यलोक में प्रवेश नहीं कर पाए थे, वे तो सच्ची साधना के मार्ग पर केवल चींटियां ही थे। संत शैतान संप्रदाय बाहरी अनुयायियों को उनकी सुरक्षा के लिए संप्रदाय परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता था, और आंतरिक संप्रदाय अनिवार्य रूप से संप्रदाय के मूल का हिस्सा था ताकि वे अधिक मामलों में शामिल हो सकें और इस प्रकार अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। उस समय ऊपरी मंच की पत्थर की सीट पर बैठे वरिष्ठ व्यक्ति ने कुछ दिलचस्पी दिखाते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लिन फैन ने तब यू फेंग की उपस्थिति बढ़ती हुई महसूस की। अगर सिर्फ शक्ति की तुलना की जाए तो दबा हुआ 3रे स्तर का दिव्य परीक्षक यू फेंग उसे उड़ाने के लिए काफी था। हालांकि उसे शाश्वत दानव शरीर का संरक्षण प्राप्त था, फिर भी 3रे स्तर के दिव्य परीक्षक का एक बार उसे घड़ा भर उगलने के लिए काफी था। हालांकि लिन फैन बिल्कुल भी डरा नहीं था, मात्र 3रे स्तर का पोस्ट सेलेस्टियल उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। वरिष्ठ भाई, यह लो, बुद्ध की दिव्य हथेली। यह स्वर्ग से आई एक पौराणिक तकनीक है, लिन फैन ने सहज भाव से कहा, फिर अपने पैर मोड़े और तेज आवाज के साथ आकाश की ओर कूद पड़ा। पूरी तरह से नकली, यू फेंग ने इस नाटक पर ध्यान दिए बिना मन ही मन बुदबुदाया। लिन फैन, जो उस समय आकाश में था, यू फेंग को उदासीन देखकर थोड़ा आहत हुआ। एक पुराने खिलाड़ी से जैसी उम्मीद थी, वह बिल्कुल भी इस झांसे में नहीं आ रहा था। लिन फैन को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि ऐसा कोई पल आएगा जब प्रतिद्वंद्वी लड़खड़ाएगा। वरिष्ठ भाई, यह ले लो, लिन फैन ने चेतावनी दी। यू फेंग की पलकें हल्की सी हिलीं और जब लिन फैन पास आया
तो उसने वार किया। लिन फैन को लगा कि उसकी छाती गर्म हो गई है, क्योंकि उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, और वह उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। डिंग! बधाई, अनंत दानव शरीर, अनुभव प्लस 30,000। तू! लिन फैन ने मुंह भर खून थूका। यह वाकई बहुत तेज था। पूर्व आकाशीय और उत्तर आकाशीय के बीच का अंतर वाकई बिल्कुल अलग स्तर का था। लिन फैन यूफेंग की गतिविधियों को देखने में पूरी तरह से असमर्थ था। प्रीसेलेस्टियल रक्त ऊर्जा थी जबकि पोस्ट सेलेस्टियल वास्तविक ऊर्जा थी। और लिन फैन ने भी अपने शरीर में लाल सच्ची ऊर्जा के एक भयंकर प्रवाह को महसूस किया, लेकिन थोड़ी देर में ही असली ऊर्जा तुरंत अवशोषित हो गई। हान लू लिन फैन की हालत देखकर बेहद खुश हुआ। आखिरकार उसने यही तो चाहा था। लेकिन जब उसने लिन फैन को खड़ा देखा, तो वह चौंक गया और उसे यकीन नहीं हुआ। वरिष्ठ भाई, वह प्रहार बहुत जोरदार था। मैं उसे देख पाने में पूरी तरह असमर्थ था। फिर से लिन फैन ने एक छोटी सी आह भरी और कहा। यू फेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब भी खड़ा हो सकता है। अभी अभी जो वार हुआ था, वो दबा दिया गया था, लेकिन फिर भी वो ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई प्रीसेलेस्टियल झेल सके। यू फेंग अपनी उग्र गति के साथ आगे बढ़ा। तो फिर, जूनियर भाई वाकई हैरान करने वाला है। मुझे बस यह देखना होगा कि जूनियर भाई किस तरह की चाल चलता है। 1000 तलवारों की वापसी। लिन फैन, जाहिर है, इनमें से कोई भी चाल नहीं जानता था। वह तो बस माहौल बनाने के लिए उपन्यासों से तकनीकों के नाम उधार ले रहा था। लेकिन मंच के बाहर खड़े बाहरी संप्रदाय के अनुयायी उत्साह से देख रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि छोटे भाई लिन को नाम रखने की अच्छी समझ है। आखिर ये 1000 तलवारों की वापसी क्या थी? यू फेंग को साफ पता था कि ये एक धोखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो धोखा नहीं खा पाया। बम! यू फेंग ने तुरंत लिन फैन की बाह पकड़ ली और उसे उड़ा दिया। उसे प्रतिरोध के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं दी। डिंग! बधाई, अनंत दानव शरीर, अनुभव प्लस 40,000। लिन फैन को आसमान में उड़ा दिया गया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जैसी कि उम्मीद थी, मौत कोई सीमा नहीं लाती, सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाना ही रास्ता था। तेजी से बढ़ते अनुभव का यह एहसास वाकई सबसे अच्छा था। हा, बड़ा भाई बहुत ताकतवर है। मैं पूरी तरह से उसकी प्रशंसा करता हूं। फिर से लिन फैन की गति हर वार के साथ और भी तेज और भी भयंकर होती जा रही थी। लिन फैन का पहले हल्के रंग का चोगा धीरे धीरे खून से सना हुआ था। मंच के बाहर पहले से उपद्रवी बाहरी संप्रदाय के अनुयायी एक एक करके चुप हो गए। मंच पर उस पागल पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वह पहले से ही इतना घायल था, फिर भी वह ऐसा ही था। यिन मो चेन अब चिंतित था, छोटा भाई बहुत जल्दबाज है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वह सचमुच मर जाएगा। वरिष्ठ भाई यह लो, 3 की ऊर्जा लौटा रहा हूं। बम! डिंग! बधाई, अनंत दानव शरीर, अनुभव प्लस 40,000। वरिष्ठ भाई, यह लीजिए, नॉर्थ स्टार सेक्रेड आर्ट्स। बम! डिंग! बधाई, अनंत दानव शरीर, अनुभव प्लस 40,000। उस समय, आसपास के दर्शक पूरी तरह से स्तब्ध और अवाक रह गए क्योंकि उन्होंने लिन फैन को जमीन पर गिरने और उठने के एक अंतहीन चक्र में लगे देखा। ऐसा लग रहा था कि वह रुकने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। यद्यपि लिन फैन को बार बार पीटा गया, फिर भी उसके बार बार खड़े होने की भावना ने आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को भी बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। यू फेंग वर्तमान में स्तब्ध था। बम! यू फेंग ने फिर वार किया, लेकिन इस बार लिन फैन को कोई झटका नहीं लगा। बड़े भाई! लिन फैन ने यू फेंग का हाथ थाम लिया। उफ! लिन फैन ने अपना मुंह खोला, और खून का एक तालाब बह निकला। छोटे भाई, बहुत हो गया। इस बात पर यू फेंग भावुक हो गया। वरिष्ठ भाई, आप जैसे गुरु के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम होने के लिए, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। लिन फैन ने उस एक वाक्य में ही 2 बार उल्टी कर दी। छोटे भाई,
यह रक्त संचार की गोली है। इसे खा लो, इससे तुम्हारी चोट स्थिर हो जाएगी। हालांकि लिन फैन का साधना आधार कमजोर था, उसने यू फेंग के इतने हमले झेले थे कि उसे भी उनकी संख्या याद नहीं थी, और हर बार जब वह खड़ा हो पाता तो उसकी इच्छाशक्ति यू फेंग को भी आश्चर्यचकित कर देती। वरिष्ठ भाई, मैं। लिन फैन पहले तो मना करना चाहता था और कुछ भावुक शब्द कहना चाहता था, लेकिन फिर अचानक उसका मन बदल गया। डिंग! दुर्लभ चिकित्सा औषधीय गोली की खोज की। रक्त परिसंचरण गोली निगलने के बाद अनुभव +10000। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। लिन फैन ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया और रक्तलाल रक्त परिसंचरण की गोली अपने मुंह में ले ली। कनिष्ठ भाई, सिर्फ तुम्हारी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर भविष्य में आंतरिक संप्रदाय में तुम्हारे लिए जरूर जगह होगी। यू फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशंसा की। यह पहली बार था जब यू फेंग ने किसी बाहरी संप्रदाय के शिष्य का इतना ऊंचा मूल्यांकन किया था। वरिष्ठ भाई। लिन फैन ने कृतज्ञतापूर्वक यू फेंग की ओर देखा और फिर धीरे से अपनी बाहें खोल दीं। यू फेंग को गले लगाना चाहता था। यू फेंग रुका, फिर उसके सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चूंकि छोटा भाई मुझे गले लगाना चाहता है, इसलिए मैं उसकी यह इच्छा पूरी करूंगा। वरिष्ठ भाई। लिन फैन ने धीरे से पुकारा। हाँ, वरिष्ठ भाई, मैं आज का एहसान भविष्य में चुकाऊंगा। लिन फैन की पहले की धूसर आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं, लेकिन यू फेंग ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, वो तो बस एक मामूली रक्त संचार की गोली थी। छोटे भाई, आराम करो। मैं भीतरी संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार करूंगा, यू फेंग ने कहा। ऐसा नहीं है, लिन फैन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तो फिर क्या है? यू फेंग ने हैरान होकर पूछा। बड़े भाई। हाँ, यू फेंग ने उलझन में धीरे से कहा। बंदर ने आड़ू चुराया। उस क्षण आकाश ऐसा बदल गया मानो दुनिया का अंत हो गया हो। आखिरकार, जीवन शॉर्टकट से भरा था। आखिरकार मैं सफल हुआ। इस समय लिन फैन का दिल खुशी से झूम उठा। हालांकि लिन फैन को यू फेंग के लिए थोड़ी ग्लानि महसूस हो रही थी, लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह भविष्य में उसका बदला जरूर चुकाएगा। इस प्रणाली को प्राप्त करने और सीखने के बाद बंदर आड़ू चुराता है। अगर वह कहे कि उसके द्वारा चुराए गए सभी आड़ू में से कौन सा आड़ू सबसे अधिक फायदेमंद था, तो यह निश्चित रूप से यू फेंग का आड़ू होगा। लिन फैन बहुत देर तक खुश नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक लहर की तरह गति का एक अजेय उभार आ गया। यू फेंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, रंगहीन हो गया था, और उसकी हथेलियों में अचानक लाल लपटें उठ रही थीं। लिन फैन का चेहरा बेहद गर्म हो गया क्योंकि वह उस समय यू फेंग के ठीक सामने खड़ा था। फ्क! लिन फैन उस पल पीला पड़ गया। यू फेंग उसकी लय तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और अगर 7वें स्तर के किसी दिव्य प्राणी की पूरी ताकत उस पर हमला कर दे, तो भले ही उसकी मौत न हो, वह जीवन भर के लिए अपंग हो जाएगा। जाओ मर जाओ। लिन फैन द्वारा अपना आड़ू चुराए जाने पर यू फेंग की सारी समझ खत्म हो गई। वो दर्द जो हर बचाव को मात दे सकता था, इस वक्त वो बस अपने सामने खड़े इंसान को मार डालना चाहता था। जलती हुई हथेली। हालांकि जलती हुई हथेली अंधेरे श्रेणी का एक निम्न श्रेणी का मार्शल कौशल था, फिर भी उसमें अपार शक्ति थी। एक जीवन विनाशक हथेली लिन फैन की छाती पर आ गिरी। बम! लिन फैन की छाती गर्म हो गई। एक जलती हुई गर्म ऊर्जा उसके शरीर में तेजी से उमड़ रही थी। शाश्वत दानव शरीर की सुरक्षा के बावजूद उसकी छाती को ढके कपड़े जलकर काले हो गए थे। लिन फैन का पूरा शरीर हवा में उठ गया और वह मंच से बाहर उड़ गया और बिना हिले डुले जमीन पर गिर गया। मंच के बाहर खड़े बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य अचंभित थे। यू फेंग द्वारा अपनी 7वीं स्तर की दिव्य अवस्था की शक्ति को मुक्त करने के वेग ने उन्हें जरवत कर दिया था, और जब तक हमला नहीं हुआ, तब तक वे सभी अपने होश में नहीं आए। यह बुरा है, छोटे भाई लिन की जान खतरे में होगी। छोटे भाई लिन। यिन मोचेन होश में आया और जल्दी से लिन फैन के पास दौड़ा।
अपने छोटे भाई की काली छाती और जख्मी मांस देखकर वह पूरी तरह घबरा गया। यू फेंग भी होश में आया और लिन फैन को दूर पड़ा देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या किया है। यू फेंग आगे बढ़कर देखना चाहता था, लेकिन उसकी जांघों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वह हिल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, दांत भींचे और दर्द की लहरों को सहता रहा। पोस्ट सेलेस्टियल में प्रवेश करने और एक पोस्ट सेलेस्टियल का इस्पाती शरीर प्राप्त करने के बाद सामान्य चाकू या तलवारें उसे नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ थीं। फिर भी एकमात्र 9वें स्तर का प्रीसेलेस्टियल उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? यू फेंग इसे बिल्कुल भी समझ नहीं सका। यू फेंग, एक साथी संप्रदाय के सदस्य के रूप में तुम इतनी क्रूरता से हमला कैसे कर सकते हो? तभी दूसरे स्तर का पेरीसेलेस्टियल वरिष्ठ भाई, जो ऊपर बैठा था, नीचे उतर आया। उसका पहले जैसा शांत चेहरा थोड़ा गुस्से में आ गया था। बड़े भाई, मैं। यू फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उस तरह के दर्द को समझना नामुमकिन होता अगर कोई खुद उसे महसूस न करे। बस जब हम आंतरिक संप्रदाय के सुधारक गृह में वापस जाएंगे, तब तुम्हें अपनी सजा मिलेगी, ली चुजुन ने डांटा। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। संप्रदाय के साथी सदस्यों के रूप में किसी जूनियर पर इतनी जोर से हमला करना क्षम्य नहीं था। पिछला वार किसी स्वर्गीय जूनियर के लिए भी झेलना मुश्किल होता। ऐसा लग रहा था कि इस बाहरी संप्रदाय के जूनियर की जान नहीं बच पाएगी। ली चुजुन ने आह भरी, फिर यू फेंग को एक नज़र देखे बिना वह तेजी से लिन फैन की ओर दौड़ा। बड़े भाई, कृपया छोटे भाई लिन को बचा लीजिए, यिन मोचेन ने विनती की। हालांकि यिन मोचेन लिन फैन को ज्यादा समय से नहीं जानता था, फिर भी उसे लगा कि उसके और लिन फैन के बीच दोस्ती का रिश्ता अब भी बहुत गहरा है। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने अपने छोटे भाई लिन को प्रतियोगिता देखने के लिए अपने साथ नहीं बुलाया होता, तो यह सब कुछ नहीं होता। यह सब मेरी गलती है, यिन मोचेन ने अफसोस से कहा। मुझे देखने दो, ली चूजुन के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब वह लिन फैन की स्थिति की जांच कर रहा था। जलती हुई ऊर्जा से अंदरूनी हिस्से जख्मी हो गए थे, जघन क्षेत्र और कंडराएं नष्ट हो गई थीं, जीवन शक्ति कम हो गई थी। मूलतः उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं थी। उफ! लिन फैन ने मुंह में खून भर लिया, उसका पहले का रंगीन चेहरा कीचड़ जैसा हो गया। वरिष्ठ भाई, लिन फैन को अभी अभी सिस्टम का लेवल अप नोटिफिकेशन मिला था। डिंग! बधाई, अनंत दानव शरीर, अनुभव प्लस। डिंग! बधाई, अनंत दानव शरीर, स्तर +1। डिंग! बधाई, बंदर आड़ू चुराता है, अनुभव +1 000000। डिंग! बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है, स्तर +1। डिंग! 7वें स्तर के पोस्ट सेलेस्टियल यू फेंग को हराने के लिए बधाई, चरित्र अनुभव +2 000000। डिंग! बधाई हो, चरित्र रैंक को पोस्ट सेलेस्टियल चरण में अपग्रेड किया गया। डिंग! सिस्टम 24 घंटे के लिए अपडेट होना शुरू हो जाएगा, होस्ट झूठी मौत मोड में प्रवेश करेगा और फिर पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा। 1 मिनट की उल्टी गिनती। 59। छोटे भाई, मत बोलो। बड़े भाई ली तुम्हें बचा लेंगे, यिन मोचेन छोटे भाई लिन को कमजोर होते देख घबरा गया। लिन फैन के मन में हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी कुछ देर पहले ही तो वह लगभग डर के मारे मर ही गया था। एक पल के लिए तो उसे लगा था कि वह वहां लगभग मर ही गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रीसेलेस्टियल से पोस्ट सेलेस्टियल में जाने पर सिस्टम उसे पूरी तरह से पुनर्जीवित कर देता, लेकिन इसे अपडेट करने के लिए 24 घंटे की आवश्यकता होती। लेकिन आखिरी उल्टी गिनती खत्म होने से पहले लिन फैन थोड़ा भावुक होना चाहता था। जब वह झूठी मौत की स्थिति में पहुंचेगा, तो सब उसे सचमुच मरता हुआ समझेंगे और फिर उसे दफना देंगे। उसके बाद वह संप्रदाय छोड़कर बाहर के राक्षसों को चुपके से मार सकेगा और धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ा सकेगा। जब वह सर्वशक्तिमान हो जाएगा,
तो वह वापस आकर उन्हें सरप्राइज देगा। यह भी एक अच्छी योजना थी। वरिष्ठ भाई, कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी स्थिति जानता हूं। बस अभी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लिन फैन ने कहा। आगे बढ़ो, छोटे भाई। यिन मोचेन ने अपने दिल में उदासी को सहन किया और लिन फैन के अंतिम शब्दों को सुना। लिन फैन ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और अपनी कमर से स्टोरेज बैग निकाला और अंदर से 2 तलवारें निकालीं। वरिष्ठ भाई यिन, यह वही निम्न श्रेणी की तलवार है जिसे मैंने वरिष्ठ भाई नी के लिए बनाने का वादा किया था। दूसरी वाली, कृपया इसे उस नवदीक्षित कनिष्ठ को दे दीजिए जिसका मैं ऋणी हूं। और हाँ, इस स्टोरेज बैग को रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको दे देता हूं। भविष्य में अगर आपको मेरी याद आए तो आप बस इस स्टोरेज बैग को देख लीजिएगा। लिन फैन की सांसें कमजोर होती जा रही थी, मानो वह जल्द ही मरने वाला हो। कनिष्ठ भाई। वरिष्ठ भाई, मुझे अतीत में आप पर हमला करने के लिए खेद है। क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? लिन फैन ने भावुक होकर पूछा। नहीं, छोटे भाई, जब तक तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें भविष्य में मुझ पर जितना चाहो हमला करने दूंगा। कोई शिकायत नहीं, यिन मोचेन ने सच कहा। तो फिर वरिष्ठ भाई, क्या मैं आप पर एक बार फिर हमला कर सकता हूं? वह भावना बहुत पुरानी है। लिन फैन ने यिन मोचेन को बेजान सी नजरों से देखा। लिन फैन के दिल में, चाहे मक्खी कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह अभी भी मांस थी। ठीक है, छोटे भाई, मेरे पास आओ, मैं तैयार हूं। यिन मोचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। लिन फैन ने देखा कि यिन मोचेन मुस्कुराया, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बड़े भाई, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। डिंग! उल्टी गिनती समाप्त हो गई। झूठी मौत मोड में प्रवेश। इस समय लिन फैन स्थिर हो गया और उसकी सांसें रुक गईं। छोटे भाई! यिन मोचेन दुरहक में चिल्लाया। हे! ली चुजुन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह पहले ही वह सब कुछ कर चुका था जो वह कर सकता था, लेकिन अंत में वह मृतकों को पुनर्जीवित करने में असमर्थ रहा। जब तक संप्रदाय प्रमुख किसी प्रकार की सर्वोच्च गुप्त तकनीक का उपयोग नहीं करता, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता था। अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था। पूरा इलाका खामोश था। हर कोई बेचैनी से देख रहा था, न जाने क्या हाल था। हान लू भीड़ में खुशी से झूम उठा और फिर चला गया। बड़े भाई, क्या कनिष्ठ भाई लिन को बचाना वास्तव में असंभव है? यिन मोचेन ने लगातार पूछा। ली चुजुन ने अपना सिर हिलाया। यह निराशाजनक है। यहां तक कि संप्रदाय का प्रमुख भी अब कुछ नहीं कर पाएगा। उसे ले जाओ और दफना दो। ली चुजुन ने कई बार ऐसी परिस्थितियों का अनुभव किया था, लेकिन इस तरह की स्थिति पहली बार थी। पहले की बाहरी संप्रदाय की प्रतियोगिताएं बहुत आनंदपूर्ण होती थीं। बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य संतुष्ट होते थे। हालांकि कभी-कभी चोटें भी लगती थीं, लेकिन कभी कोई मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन आज एक घटना घटी थी। जूनियर भाई लिन। यिन मोचेन को यकीन नहीं हुआ, उसका पहले का जिंदादिल जूनियर अब अचानक मर गया था। वरिष्ठ भाई, आपको जूनियर भाई की मौत की जिम्मेदारी लेनी होगी, यिन मोचेन ने झटके से कहा। ली चुजुन के हावभाव थोड़े बदल गए और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। ठीक है, यह घटना अब खत्म हो गई है। मैं खुद इसका ध्यान रखूंगा। अब उस व्यक्ति को दफना दूंगा। यू फेंग 7वें स्तर के उत्तरस्वर्गीय और आंतरिक संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य थे। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी 7वें स्तर के उत्तरस्वर्गीय मूल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को मात्र बाहरी संप्रदाय का शिष्य समझकर कौन खारिज कर सकता था? यिन मोचेन निराश और असहाय था। उसे ली चुजिन के शब्दों का मतलब समझ आ गया था। यह घटना अब समाप्त हो चुकी थी। यी मोचेन ने लिन फैन के शरीर को उठाया। छोटे भाई लिन, मैं अक्षम हूं, तुम्हें न्याय भी नहीं दिला सकता। मैं कितना बेकार हूं। रास्ते में बाहर से आ रहे बाहरी संप्रदाय के शिष्य आपस में फुसफुसाते हुए उनकी ओर इशारा कर रहे थे। वे जानते थे कि पहले क्या हुआ था,
और लिन फैन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर उन्हें दया आ रही थी। यद्यपि वह व्यक्ति थोड़ा गंदा था, लेकिन उसके अलावा वह ठीक था। नी मिंग्यांग ने हालचाल सुना तो वह जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचा। यिन मोचेन के कंधे पर शव देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। छोटे भाई यिन, छोटे भाई लिन को क्या हुआ? वरिष्ठ भाई यी मोचेन ने नी मिंग्यांग की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। नी मिंग्यांग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका दिल यी मोचेन की तरह भारी था। वह पहले से ही जानता था कि क्या हुआ था। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें कोई बाहरी संप्रदाय का शिष्य हस्तक्षेप कर सकता था। यहां पानी बहुत गहरा था। बड़े भाई, छोटे भाई लिन के मरने से पहले उन्होंने मुझसे यह तलवार आपको देने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने मुझसे यह दूसरी तलवार किसी ऐसे शिष्य को देने को कहा था जिसे आप जानते हों। यिन मोचेन के हाथ कांप रहे थे जब वह स्टोरेज बैग से 2 कम गुणवत्ता वाली तलवारें निकाल रहा था। नी मिंग्यांग ने हाथ में तलवार देखी और उसकी आंखें लाल हो गईं। छोटे भाई यिन, इस स्थिति में हम असमर्थ हैं। हम छोटे भाई लिन को केवल सम्मानपूर्वक विदा कर सकते हैं। नी मिंग्यांग ने एक क्षण बाद कहा। हाँ, लिन फैन की मौत ने यिन मोचेन पर काफी प्रभाव छोड़ा। संत शैतान संप्रदाय के 9 शिखर थे, बादलों से ऊपर उठे 9 शिखर, मानो मानव लोक में कोई आकाशीय विमान हो। प्रत्येक शिखर पर साफ सुथरी पत्थर की सीढ़ियां थीं। मूलतः बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों को पहाड़ों से नीचे जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ घटित हो चुका था, इसलिए संप्रदाय के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले शिष्यों ने उन्हें अनुग्रह प्रदान किया और जाने दिया। पहाड़ का तल हरा भरा था। यिन मोचेन और नी मिंग्यांग ने एक विशाल पेड़ के नीचे लिन फैन के लिए कब्र खोदी, फिर धीरे धीरे ताबूत को उसमें उतारा। छोटे भाई, शांति से आराम करो। जब मैं आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करूंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा। यिन मोचेन ने सूजी हुई लाल आंखों से काले ताबूत को देखा और कहा। नी मिंग्यांग ने यिन मोचेन के कंधे पर थपथपाया। जूनियर भाई, रास्ते पर तो चलना ही होगा। मौत तो निश्चित है। हमारा जूनियर हमसे थोड़ा पहले ही चला गया। भविष्य में हम फिर मिलेंगे। हाँ, यिन मोचेन ने सिर हिलाया। चलो उसे दफना देते हैं, नी मिंग्यांग ने कहा। जब यह सब खत्म हो गया तो यिन मोचेन और नी मिंग्यांग लिन फैन की कब्र के सामने काफी देर तक खड़े रहे और अंत में एक लंबी सांस लेकर चले गए। उस समय आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण एवं शांत था। अचानक लिन फैन की कब्र के सामने लहरदार पैटर्न दिखाई देने लगे, मानो अंतरिक्ष ही विकृत हो रहा हो। जेड जैसे पैरों की एक जोड़ी धीरे धीरे विकृति से बाहर निकली और लिन फैन की कब्र के सामने एक सुंदर आकृति दिखाई दी। उस स्त्री के वस्त्र संत शैतान संप्रदाय के बाहरी शिष्यों जैसे थे। उसने उंगली उठाई तो एक चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई। लिन फैन की कब्र पर जमी मिट्टी हवा में उठने लगी, मानो कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। धीरे धीरे जमीन से एक काला ताबूत ऊपर उठने लगा। क्लैंक! ताबूत को सील करने वाली कीलें जमीन पर गिरने लगीं। ताबूत खुला और लिन फैन का शरीर धीरे धीरे उस महिला की ओर तैरने लगा। महिला के खूबसूरत चेहरे पर अफसोस की एक लकीर उभर आई। एक और प्रतिभा का पतन हो गया। दुनिया में कई प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सही मायने में विकसित हो पाते हैं। एक सुप्रीम गोली की कितनी बर्बादी! हाँ, एक गहरी आह निकली जो असहायता और अकेलेपन का आभास दे रही थी। रात, संपूर्ण चुप्पी। संत शैतान संप्रदाय के लिए, जिसके हजारों शिष्य थे, एक को खोने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ लोगों के दिलों में लिन फैन की मौत ने दर्द दिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए लिन फैन कौन था? उसकी मौत से उनका कोई लेना देना नहीं था। संप्रदाय के अंदर यिन मोचेन बहुत देर तक बिस्तर पर लेटा रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने हाथों में रखे स्टोरेज बैग को देखता रहा, मानो उसे लिन फैन की खुशबू आ रही हो। नी मिंग्यांग ने मेंग यांगक्वान से एक मार्शल आर्ट सीखा था और आज से आगे चलकर उन्होंने स्वर्गीय अवस्था तक पहुंचने और प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम खाई।
लिन फैन की मौत के लिए न्याय पाने के लिए आंतरिक संप्रदाय। हान लू खुश हुआ और जश्न मनाने के लिए एक गिलास शराब उंडेली। घमंडी वांग तियानफेंग आज अपने आप में नहीं था। उसने आंगन में 3 अगरबत्तियां जलाईं और फिर एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन रात कोडोट। डिंग। सिस्टम अपडेट पूरा हुआ। डिंग। असली ऊर्जा कार्य को अनलॉक करना। डिंग। मार्शल कौशल वर्गीकरण सुविधा। लिन फैन, जो 24 घंटे से ताबूत में पड़ा था, अपनी आंखें खोलने लगा। हालांकि ताबूत के अंदर का हिस्सा बिल्कुल काला था, लेकिन अपनी वर्तमान साधना के आधार पर वह इसे अनदेखा कर सका। लिन फैन ने जोरदार तमाचा मारा, जिससे जमीन हिल गई। फिर वह अंदर से बाहर निकला। लिन फैन ने गहरी सांस ली और ताजी हवा में सांस ली। आह, मैं तो मरते मरते बचा। यह बहुत खतरनाक था। लिन फैन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। लड़ाई के मंच पर जो कुछ हुआ था, उसके बारे में सोचते हुए अब उसे थोड़ा डर लग रहा था। लिन फैन ने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा, विशेष रूप से अपने पीछे की 9 चोटियों को, और तब उसे समझ आया कि अब उसने संत शैतान संप्रदाय को छोड़ दिया है। लिन फैन को संत शैतान संप्रदाय से बहुत लगाव था, लेकिन चूंकि वह पहले से ही बाहर था, इसलिए उसे थोड़ा खेल खेलना चाहिए था। एक बार जब वह एक शक्तिशाली साधना आधार प्राप्त कर लेता, तो वह वापस जाकर उन्हें आश्चर्यचकित कर देता। जहां तक यू फेंग द्वारा उसे मारने की कोशिश की बात है, लिन फैन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बंदर द्वारा आड़ू चुराने का एक दुष्परिणाम यह था कि जिसका आड़ू चुराया गया था, उसके मन में अचानक दूसरे पक्ष को मारने की इच्छा जागृत हो जाती थी, और यू फेंग ने उसे स्वर्ग के बाद की अवस्था में पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ऐसे योगदान का बदला वह भविष्य में कैसे न चुका सकता था। लिन फैन ने उत्सुकता से अपना डेटा पैनल खोला। मौजूदा सिस्टम अपग्रेड हो चुका था, इसलिए वह जानना चाहता था कि उसमें क्या-क्या नई तरकीबें हैं, और वह बेहद उत्साहित था। नाम: लिन फैन। स्तर: 20। पहला स्तर पोस्ट सेलेस्टियल। अनुभव अंक: 0/20 लाख। सच्ची ऊर्जा: 100। भंडारण अनुभव: 0। चरित्र स्तर को उन्नत कर सकते हैं। मार्शल कौशल स्तर को उन्नत कर सकते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण कौशल: शाश्वत दानव शरीर, दूसरा स्तर। 2000/40000000। मानसिक साधना: कोई नहीं। मार्शल कौशल: बंदर आड़ू चुराता है, 15वां स्तर, 0/60,000। रणनीति: कोई नहीं। व्यवसाय: उन्नत लोहार स्तर 2, 1000/10,000। उपकरण: 95 रेड ब्रिक, पौराणिक हथियार। शीर्षक: हार नहीं मान रहे हैं तो बस कर दीजिए, खेती का आधार 2 गुना है। समय सीमा: 1 धूप मोमबत्ती, 1 बार उपयोग। सच्ची ऊर्जा, मानसिक साधना और रणनीति क्या है? लिन फैन को कुछ समझ नहीं आया। हालांकि उसके चरित्र स्तर का अनुभव कम हो गया था और अब उसे केवल 2 मिलियन अनुभव अंकों की आवश्यकता थी। लगता है वरिष्ठ भाई सही थे। पूर्व आकाशीय और पश्चाकाशीय 2 अलग-अलग तल है, एक ऐसी सीमा जिसे पार करना बहुत कठिन है। चूंकि उसे पूर्व आकाशीय से उत्तर आकाशीय तक की यात्रा करनी थी, इसलिए उसे बहुत अधिक अनुभव की आवश्यकता होगी। लेकिन एक बार पार हो जाने के बाद अनुभव सामान्य हो जाएगा। लिन फैन ने अपनी कब्र को पहले जैसा कर दिया। अब तो वह मर ही चुका था, और अगर वह अपनी कब्र से ऐसे ही बाहर निकलता, तो कौन जाने क्या होता। इसके बाद लिन फैन पूर्व की ओर जंगल में गहरे भाग गया। पूर्व में एक विशाल राजवंश था, जिसे महान यान राजवंश कहा जाता था, और लिन फैन का वर्तमान गंतव्य वहीं था। आखिरकार जहां लोग होते हैं, वहां मौजमस्ती होती है। जंगल में घना अंधेरा था, और कभी-कभी डरावनी आवाजें आती थीं। लिन फैन वैसे तो निडर था, लेकिन फिर भी उसे उस भयानक जंगल से थोड़ा डर लग रहा था। अगर अचानक कोई भूत निकल आए, तो वाकई बहुत डरावना होगा। मैं कुछ घंटों से पैदल चल रहा हूं।
संत शैतान संप्रदाय से तो अब काफी दूर हो गया होगा। चलो आराम करते हैं और कल उत्तर दिशा में चलते हैं। लिन फैन ने एक जगह ढूंढी और जमीन पर कुछ पेड़ के पत्ते बिछा दिए। वह लेट गया, आंखें बंद करके आराम करने की तैयारी करने लगा। इस जंगल के खतरनाक होने के बारे में लिन फैन कुछ कह नहीं पाया। जब वह संप्रदाय में था तब उसने बस कुछ अफवाहें सुनी थीं। अफवाहों में कहा गया था कि यह जंगल बहुत खतरनाक है, लेकिन इसमें आखिर खतरा क्या था यह उसे समझ नहीं आया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। इसलिए चारों ओर सन्नाटा था। लिन फैन एक विशाल पेड़ के नीचे लेटा था, उसकी सांसें तेज थीं। काली घास के एक टुकड़े में लाल आंखों का एक जोड़ा चमक रहा था। लाल आंखों का यह जोड़ा एक क्रूर रक्तपिपासा से भरा हुआ था, लेकिन सोए हुए लिन फैन को धीरे धीरे आते खतरे का आभास नहीं हुआ। उन लाल आंखों वाले जोड़े का मालिक एक जंगली जानवर था। इस जंगली जानवर की ऊंचाई लगभग आधी इंसान जितनी थी, घोड़े जैसी पूंछ, 4 खुरदुरे और ताकतवर पैर, तीखे घुमावदार पंजे और पीठ पर लाल बालों की 2 लटें सीधी खड़ी थीं। तीखे दांतों की कतार मानो किसी भी चीज को चीर सकती थी। सामने से देखने पर यह कुछ कुत्ते जैसा लग रहा था। चंद्रभक्षी दानव शिकारी कुत्ता संत शैतान संप्रदाय के आसपास का एक आम जंगली जानवर था। अगर दिव्योत्तर या दिव्यपूर्व शिष्यों का उससे सामना होता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। चंद्रभक्षी दानव शिकारी कुत्ता जमीन पर ताकत से खड़ा था, उसकी लाल आंखें पैर के नीचे खड़े मनुष्य को घूर रही थीं। इससे पहले वह चांदनी में एक और खूबसूरत चंद्रभक्षी दानव कुत्ते के साथ बातचीत कर रहा था और अब थक चुका था। तभी उसे अचानक एक इंसान की गंध आई। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास आने का फैसला किया। जंगली जानवर भले ही क्रूर और खूनी होते हैं, फिर भी वे कुछ हद तक बुद्धिमान थे। चांदबशी दानव शिकारी कुत्ता बहुत देर से परछाई से देख रहा था। उसकी संवेदनशील नाक दुश्मन के हथियार को पहचान सकती थी और किसी व्यक्ति की गंध से बता सकती थी कि वह शक्तिशाली है या नहीं। चंद्रमाभक्षण करने वाले दानव शिकारी कुत्ते ने लगभग 1 मिनट तक लिन फैन को सूंघा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह एक मुफ्त भोजन था। चंद्रभक्षी राक्षस कुत्ता कदम दर कदम आगे बढ़ा। जब वह अपने शिकार से कुछ ही कदम दूर रह गया तो उसने अपने पिछले पैर मोड़े और बेतहाशा झपट्टा मारा। बजना! चंद्रभक्षी दानव शिकारी कुत्ते के तीखे दांत निर्दयतापूर्वक उसके शिकार की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित घटना घटित हुई। एक चटकने की आवाज सुनाई दी और चंद्रभक्षी दानव शिकारी कुत्ते के दांत बजने लगे। ये कैसे संभव हुआ? एक बार इसके काटने पर शिकार का मुलायम और स्वादिष्ट मांस आमतौर पर दिखाई देता है, लेकिन ये क्या हाल था? उस क्षण चंद्रभक्षी राक्षसी कुत्ता क्रोधित हो उठा। उसके घमंडी नुकीले दांत एक साधारण इंसान को भी नहीं चीर सकते थे। यह पूरी तरह से अपमानजनक था। काटना, काटना, काटो, चोटो, डिंग, बधाई, अनंत दानव शरीर, अनुभव +1000। डिंग, बधाई, अनंत दानव शरीर, अनुभव +1000। सिस्टम नोटेशन की धारा सुनाई दी और सोए हुए लिन फैन को लगा कि शोर से उसका सिर लगभग फट जाएगा। बहुत शोर है। लिन फैन नाराज होकर उठ बैठा, लेकिन अपने सामने उस प्राणी को देखकर वह चौंक गया। यह कुत्ता कहाँ से आया? डिंग! स्तर 1 पोस्ट सेलेस्टियल जंगली जानवर, चंद्रमाभक्षण दानव हाउंड की खोज की। लिन फैन हैरान रह गया। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी जंगली जानवरों के बारे में नहीं सुना था। जब वह बाहरी संप्रदाय का अनुयायी बना, तो संप्रदाय द्वारा दी गई पुस्तिका में जंगली जानवरों का परिचय था। वे क्रूर और निर्दयी प्राणी थे जो पृथ्वी पर विचरण करते थे, और यहाँ तक कि सबसे कमजोर जंगली जानवर भी उत्तरदिव्य अवस्था में थे। इसके अलावा उत्तरदिव्य जंगली जानवर समान साधना स्तर के मनुष्यों पर एक बढ़त रखते थे। वर्तमान में चंद्रमाभक्षण करने वाला दानव शिकारी कुत्ता अधिक से अधिक हिंसक होता जा रहा था। लिन फैन की बाह पर लगातार काट रहा था, मानो वह उससे मौत तक लड़ रहा हो। वूफ वूफ!
तब चंद्रभक्षी दानव शिकारी कुत्ते को एहसास हुआ कि मानव जाग गया है और उसने भयंकर चीख मारी। लिन फैन ने चांदबशी दानव हाउंड को देखा और पलकें झपकाईं। किसने सोचा होगा कि उसे काटने वाला एक जंगली जानवर भी उसे शाश्वत दानव शरीर का अनुभव प्रदान करेगा। बस उसकी लार थोड़ी बदबूदार और घिनौनी थी। वूफ वूफ। चांदबशी दानव शिकारी कुत्ता और भी क्रोधित हो गया। उसकी काली घोड़े जैसी पूंछ अचानक काली लपटों में फूट पड़ी, मानो वह इस इंसान को जिंदा जला देना चाहती हो। सिर पर ईंट मारो। लिन फैन ने बिना कुछ कहे अपने बैग से प्रसिद्ध 95 रेड ब्रिक निकाली और उसे चंद्रमाभक्षण करने वाले दानव हाउंड के सिर पर दे मारा। पहले क्रूर चंद्रभक्षी दानव शिकारी कुत्ता तुरंत बेहोश हो गया। फिर लिन फैन ने अपना शरीर झाड़ते हुए कहा, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। ये सोने की आदत अभी भी नहीं बदली है। एक बार सो गया तो मुझे जगाना लगभग नामुमकिन है। लिन फैन ने बेल ढूंढते हुए चांदबशी दानव कुत्ते की टांग खींच ली। और कुछ नहीं तो कम से कम कल के लिए नाश्ता तो मिल ही गया। लताओं की खोज के दौरान जब भी चंद्रमाभक्षण करने वाला दानव शिकारी कुत्ता जागता, लिन फैन उसके सिर पर ईंट मार देता। जब चंद्रभक्षी दानव शिकारी कुत्ता फिर से जागा तो वह चीखने लगा और लिन फैन को टुकड़े टुकड़े करके खत्म करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन तभी चंद्रभक्षी दानव शिकारी कुत्ते को एहसास हुआ कि वह अपने अंग हिला भी नहीं पा रहा है। चुप रहो। तुम एक पेड़ से बंधे हो, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब भी हिलडुल सकते हो? लिन फैन प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसने जो बेलें ढूंढी थीं, वे इतनी मजबूत थीं कि उसके जैसा कोई भी दिव्य प्राणी उन्हें तोड़ नहीं सकता था। सचमुच काफी मजबूत। आसमान धीरे धीरे हल्का होता गया। लिन फैन अब पूरी तरह से जाग चुका था और उसने पेड़ से बंधे चांदबशी दानव कुत्ते को गौर से देखा। उसके पूरे शरीर पर काले बाल थे, लेकिन पेट के आसपास का क्षेत्र सफेद था और वह नर था। एक दिन बर्बाद नहीं किया जा सकता। चूंकि तुमने खुद को छुड़ाने की आज़ादी ले ली है, इसलिए मैं तुम्हें अभ्यास के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। लिन फैन ने पहले से ही वार्म अप करते हुए अपनी गर्दन घुमाई। चांदबशी दानव शिकारी कुत्ता अपने सामने खड़े इंसान को देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसकी नजरें उसकी नजरों से भी ज्यादा दुष्ट क्यों थीं? वुफ वुफ। चंद्रमाभक्षी दानव शिकारी कुत्ता चिल्लाया, मानव को चेतावनी देते हुए कि वह बहुत अहंकारी व्यवहार न करे। लिन फैन चंद्रभक्षी दानव हाउंड के सामने आया। उसकी नज़र सीधे चंद्रभक्षी दानव हाउंड के निचले मध्य भाग पर टिक गई और फिर उसने एक गहरी सांस ली। प्रशिक्षण शुरू होता है। चांदबशी दानव कुत्ते की क्रूर निगाहों के नीचे लिन फैन आगे बढ़ा। यह चाल पूरी तरह से स्वाभाविक थी, और हालांकि यह सिर्फ एक चाल थी, फिर भी यह धीरे धीरे सच्ची महारत की राह पर पहुंच रही थी। बंदर ने आरू चुराया। रूफ। अचानक पूरे जंगल में एक तीखी चीख गूंज उठी। डिंग। बधाई, बंदर आरू चुराता है। अनुभव +500। सिस्टम नोटिफिकेशन बजते ही लिन फैन खुशी से मुस्कुराया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। बंदर आरू चुराता है, एक ईश्वरीय तकनीक है। दुनिया का कोई भी पुरुष विरोधी इससे बहुत पीड़ित होगा। बंदर आरू चुराता है। डिंग। बधाई हो, बंदर आरू चुराता है। अनुभव +500। रूफ। फिर लिन फैन ने अनुभव खेती का अपना रास्ता शुरू किया। चंद्रभक्षी दानव हाउंड का शरीर कांप उठा। उसकी क्रूर आंखें उलझन और पछतावे से भरी हुई थीं। उसकी तीखी चीखें बता रही थीं कि चंद्रभक्षी दानव हाउंड कितनी पीड़ा में था। उजाला हो रहा था। पेड़ के पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी की एक किरण लिन फैन के चेहरे पर पड़ रही थी। लिन फैन ने डेटा पैनल देखा। मंकी स्टील स्पीच का अनुभव अब 40,000 पर था, जो लेवल अप से लगभग 10,000 पॉइंट दूर था। लिन फैन ने अपने हाथ झटकते हुए कहा, चलो आज के लिए इसे यही खत्म करते हैं। फिर उसने चंद्रमाभक्षण करने वाले दानव हाउंड की ओर देखा और आह भरी, अनुभव के लिए मैं इस कुत्ते को जाने भी नहीं दे सकता।
यह काफी बेरहम है। उफ। चांदबशी दानव शिकारी कुत्ता अब बहुत पछता रहा था। यह सब कैसे हो गया? फिर उसने सामने खड़े इंसान की तरफ देखा और जोर से चीखा। लिन फैन ने अपने बैग से एक मध्यम श्रेणी की तलवार निकाली और अनिच्छा से चंद्रमाभक्षण करने वाले दानव हाउंड को देखा। भाई हाउंड, मैं आज का एहसान भविष्य में चुकाऊंगा। डिंग ने प्रथम स्तर के स्वर्गीय जंगली जानवर चंद्र भक्षण करने वाले दानव शिकारी कुत्ते को हरा दिया। डिंग अनुभव प्लस 5000। डिंग ने अपरंपरागत मार्शल कौशल ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट गिरा दिया। ओह! लिन फैन हैरान था। असल में तो वो बस अपना पेट भरने के लिए चंद्र भक्षण करने वाले दानव हाउंड को पकाने की सोच रहा था, लेकिन अचानक एक मार्शल आर्ट सामने आ गया जो काफी अजीब था। डिंग ने अपरंपरागत मार्शल कौशल ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट की खोज की। सीखना। लिन फैन अब संत शैतान संप्रदाय छोड़ चुका था, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा खेलने और कई तकनीकें सीखना भूल जाने का पछतावा हो रहा था। हालांकि ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट एक अपरंपरागत मार्शल कौशल था, जिसका प्रारंभिक उदाहरण मंकी स्टील स्पीच था। लिन फैन का मानना था कि जब तक वह इसका स्तर बढ़ाएगा, वह किसी भी चीज को नष्ट कर सकेगा। डिंग सीखा। ब्लैक टाइगर दिल चुराता है। स्तर 1 अनुभव 0/100। ब्लैक टाइगर दिल चुराता है एक स्वनिर्मित महिलाकरण तकनीक जो चंद्रमाभक्षण करने वाले दानव हाउंड से प्राप्त की गई है। जब लिन फैन ने मार्शल आर्ट का परिचय देखा, तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। आखिरकार, यह तो बस एक औरतबाजी करने वाली तकनीक निकली। क्या ही धोखा था। लेकिन लिन फैन इस तकनीक को छोड़ने को तैयार नहीं था। चूंकि कोई अच्छी या बुरी तकनीक नहीं होती, यह बस इस बात पर निर्भर करता था कि इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। चूंकि लिन फैन को लगता था कि वह एक अच्छा इंसान है, इसलिए वह इसका इस्तेमाल किसी भी तरह से गलत काम के लिए नहीं करेगा। पेट भरने के बाद लिन फैन ने सामान बांधा और उत्तर की ओर चल पड़ा। लिन फैन के जाने के बाद एक थोड़ा दुबलापतला चंद्रभक्षी दानव कुत्ता घास से बाहर कूद पड़ा। उसने हवा सूंघी और फिर अचानक गुस्से से दहाड़ उठा। रास्ते में लिन फैन का सामना कई जंगली जानवरों से हुआ, लेकिन उसकी तलवार के एक ही वार से वे सभी परास्त हो गए। जंगली जानवरों को मारते हुए उसका अनुभव काफी बढ़ गया, जिससे उसे एहसास हुआ कि शायद संत शैतान संप्रदाय को छोड़ना ही एक समझदारी भरा फैसला था। संत शैतान संप्रदाय में स्तर बढ़ाना काफी कठिन था, लेकिन बाहर जंगली जानवरों के उत्पात के कारण उन्हें मारने का अनुभव काफी अधिक हो गया था। रूफ। तभी झाड़ियां हल्की सी हिलीं। लिन फैन भौहें सिकोड़कर रुक गया, मानो कुछ हो रहा हो। लगभग उसी समय चंद्रभक्षी दानव कुत्तों का एक समूह झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा। लिन फैन ने अपना रास्ता रोके हुए चंद्रभक्षी दानव कुत्तों के समूह को देखा और उसे अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वे बदला लेने आए हैं। चंद्रभक्षी दानव कुत्ते आमतौर पर रात में सक्रिय रहते हैं और सुबह बस सो जाते हैं। लेकिन उसके चारों ओर मौजूद चंद्रभक्षी दानव कुत्तों के इस समूह ने स्पष्ट रूप से उसकी गंध से उसका पता लगा लिया था। उफ! तभी एक चांदबशी दानव शिकारी कुत्ता, जिसका शरीर थोड़ा दुबलापतला था, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए लिन फैन को गहरी घृणा से देख रहा था। उसकी घोड़े जैसी पूंछ आग से जल रही थी और उसके नीचे की जमीन काली पड़ गई थी। लिन फैन उनसे बातचीत करना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे मौका ही नहीं दिया और उस पर वहीं हमला कर दिया। चंद्रभक्षी दानव कुत्तों के इस समूह के पास तीसरे स्तर तक के साधना आधार थे। अगर लिन फैन के पास शाश्वत दानव शरीर न होता, तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। डिंग! स्तर 2 के बाद के आकाशीय जंगली जानवर चंद्रमाभक्षण करने वाले दानव हाउंड को हराया। अनुभव प्लस 8000। डिंग! स्तर 1 पोस्ट सेलेस्टियल जंगली जानवर चंद्रमाभक्षण दानव हाउंड को हराया।
अनुभव +5000। लिन फैन ने हर शिकारी कुत्ते पर तलवार से वार किया। उसकी हरकतें तेज और बिना किसी हिचकिचाहट के थीं। हालांकि वहां कई चंद्रभक्षक दानव शिकारी कुत्ते थे और उनसे बचाव करना मुश्किल था। चंद्रभक्षक दानव शिकारी कुत्तों द्वारा पहुंचाई गई सारी क्षति अनंत दानव शरीर द्वारा अनुभव में बदल दी गई। अरे, ज्यादा घमंड मत करो। लिन फैन की तलवार चमक उठी और एक चंद्रभक्षी दानव शिकारी कुत्ता 2 टुकड़ों में बंट गया। लेकिन चंद्रभक्षी दानव शिकारी कुत्ते बहुत खतरनाक थे। हालांकि उन्होंने अपने समूह का आधा हिस्सा खो दिया था, फिर भी उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। डिंग! बधाई हो, अनंत दानव शरीर, अनुभव +1000। लिन फैन ने जब चंद्रमाभक्षण करने वाले दानव कुत्तों के पूरे समूह को खत्म कर दिया, तब उसने हल्की सी आह भरी, इतनी सारी परेशानी क्यों उठानी? डिंग! ने प्रकाश श्रेणी का मध्यवर्ती रैंक मार्शल कौशल प्राप्त किया। अचल शाही मुट्ठी, सीखना है। सीखना। अचल शाही मुट्ठी, महान यान राजवंश से संबंधित एक शाही मार्शल कौशल है। डिंग! प्रकाश श्रेणी, साइकेडेलिक बॉडी, के निम्न श्रेणी मार्शल कौशल प्राप्त किया। सीखना। साइकेडेलिक बॉडी, महान यान राजवंश के स्वर्गीय स्कूल से संबंधित एक मार्शल कौशल है। चंद्रभक्षी दानव कुत्तों को खत्म करने के बाद लिन फैन को 2 युद्ध कौशल प्राप्त हुए। ऐसा लग रहा था कि महान यान राजवंश के कई लोग इन चंद्रभक्षी दानव कुत्तों के हाथों मारे गए थे। 2 दिन बाद लिन फैन को चंद्रभक्षी दानव कुत्तों के 4 और हमलों का सामना करना पड़ा। साथ ही रास्ते में उसे कई अन्य जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ा। स्वर्गीय अवस्था के बाद लिन फैन को आखिरकार सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल समझ आ गया। साइकेडेलिक बॉडी या अचल शाही मुट्ठी का इस्तेमाल, इन सब में सच्ची ऊर्जा खर्च होती थी, लेकिन लिन फैन को परेशानी इस बात की थी कि उसे नहीं पता था कि सच्ची ऊर्जा को जल्दी कैसे हासिल किया जाए, और उसे धीरे धीरे हासिल करने के लिए उसे बस हर दिन आराम करना पड़ता था। लिन फैन को भी लगा कि सच्ची ऊर्जा के उपयोग का मानसिक साधना कौशल से भी कुछ लेना देना है। ऐसा लग रहा था कि अगर मौका मिले तो उसे मानसिक साधना कौशल हासिल करना जरूरी है। लिन फैन ने चंद्रभक्षी दानव कुत्तों के बारे में भी कुछ नया जाना। वे भयंकर जानवरों का एक समूह थे जो सक्रिय रूप से बदला लेने की कोशिश करते थे। चंद्रभक्षी दानव कुत्तों की वजह से लिन फैन का साधना आधार भी बढ़ गया था और अब वह दूसरे स्तर का पोस्ट सेलेस्टियल हो गया था। वास्तविक ऊर्जा भी दोगुनी हो गई थी। 3 दिन बाद लिन फैन को लगा कि अब वह घने जंगल से निकलने ही वाला है। उसे लगा कि कहीं महान यान राजवंश तो नहीं है। लिन फैन का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका वर्तमान लक्ष्य बस अपनी साधना का आधार बढ़ाना और संत शैतान संप्रदाय में वापस जाकर अपने साथी भाइयों को एक बड़ा सरप्राइज देना था जब वह और भी शक्तिशाली हो जाए। इस समय लिन फैन एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए बार बार साइकेडेलिक बॉडी का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसकी वास्तविक ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा थी। लेकिन इसका असर बुरा नहीं था, क्योंकि साइकेडेलिक बॉडी के इस्तेमाल से उसकी गति सामान्य से 10 गुना ज्यादा हो गई थी। अभी साइकेडेलिक बॉडी पहले से ही 5वें स्तर पर थी और इमोवेबल इंपीरियल फिस्ट 3रे स्तर पर थी। बूम! अचानक लिन फैन को धरती कांपती हुई महसूस हुई। लिन फैन चौंक गया और तुरंत झुककर बोला, क्या कुछ हुआ है? लेकिन जैसे ही लिन फैन खड़ा हुआ, एक अद्भुत ऊर्जा लहरों की तरह उमड़ पड़ी। क्या बकवास है? यह क्या है? लिन फैन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आखिर यह उपस्थिति किस महान भगवान की थी? यह अविश्वसनीय रूप से तीव्र है। लिन फैन को तब एहसास हुआ कि सामने का आकाश काला पड़ रहा था, मानो यह दुनिया का अंत हो। लिन फैन दौड़कर आगे बढ़ा। ऐसी खतरनाक स्थिति में न पड़ना ही बेहतर होगा, लेकिन फिर भी वह उत्सुक था। इसलिए लिन फैन ने चुपके से झांकने का फैसला किया, क्योंकि इससे कुछ बुरा तो नहीं होना चाहिए था, ऐ ना? लिन फैन चुपके से आगे बढ़ने लगा। मोई जुआन,
सातवें संत के खजाने का नक्शा मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। इस समय ऊपर आसमान में दो आकृतियां एक दूसरे का पीछा कर रही थीं तथा आसपास का वातावरण पूरी तरह से वीरान था। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि 12 धर्मी संप्रदायों में से एक लियानलोंग तलवार संप्रदाय का कोई सदस्य हत्या जैसी कोई घटना कर सकता है। जिस कमरबंद वाले पुरुष का पीछा किया जा रहा था उसने घृणा से अपना चेहरा घुमाया लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हम्फ, सातवें संत का खजाने का नक्शा पैतृक 7 संतों की एक कलाकृति है, इसे अभी सौंप दो। दूसरा पहलू। अचानक एक तेज रोशनी चमकी। काले कपड़े पहने पुरुष के सामने का क्षेत्र विकृत हो गया और हवा में एक विशाल प्राचीन पत्थर का पुल प्रकट हुआ जिसने काले कपड़े पहने पुरुष का रास्ता रोक दिया। इसे सौंप दो। काले कपड़े पहने पुरुष को रोकने वाली एक अद्भुत सुंदर महिला थी जिसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी। मो यी जुआन ने अपने सामने खड़ी महिला की ओर सावधानी से देखा। उसके हाथ में एक प्राचीन स्क्रॉल था। नी मंतियन, क्या तुम सचमुच मुझसे मौत तक लड़ना चाहते हो? मो यी जुआन ने सावधानी से पूछा। सिर्फ तुम अकेले? नी मंटियान ठंडी हंसी। साइकिलिंग तलवार। लिन फैन दूर छिप गया और आगे की स्थिति को पूरी तरह से स्तब्ध होकर देखता रहा। यह तो हद से ज्यादा पागलपन था। अगर वह वहां होता तो कब का कटकर मर गया होता। लेकिन इस बार लिन फैन को हैरान करने वाली एक घटना घटी। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। जो दोनों अभी अभी एक जोरदार लड़ाई में लगे थे वे अपनी सीमा पर पहुंच गए थे और बिना हिले डुले खड़े थे। लेकिन फिर भी लिन फैन ने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। हाँ, नी मंतियन, अनुभव उम्र के साथ आता है। हालांकि तुम इस क्षेत्र के शीर्ष लोगों में से एक हो, लेकिन वास्तविक युद्ध में तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। मो यी जुआन हंसा, उसका चेहरा मिट्टी की तरह पीला पड़ गया। छलपूर्ण। नी मंतियन ने फिर कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। हमें नहीं पता कि आज कौन मरेगा। मैं मानता हूं कि तलवारबाजी में लियानलोंग तलवार संप्रदाय अव्वल है, लेकिन जब इलाज की बात आती है तो वे सबसे पीछे है। हम दोनों अब हिलडुल नहीं सकते, इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। हालांकि मो यी जुआन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन वह भी ठीक होने के लिए छटपटा रहा था। लिन फैन, जो दूर खड़ा था, अपने तीखे कान लगाकर सुन रहा था। उन्होंने पहले जो कहा था वह महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन एक वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। हम दोनों अब हिल नहीं सकते। वे हिल नहीं सकते। लिन फैन ने बुदबुदाया, फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। अरे, अगर वे हिल नहीं सकते तो देखने का क्या मतलब है? दादाजी आ रहे हैं। लिन फैन की आंखें उस पल चमक उठीं जब वह उन दो लोगों की ओर दौड़ा। इस काल्पनिक दुनिया में आने के बाद लिन फैन ने दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पूरे ब्रह्मांड पर राज करने जैसी चीजें तो सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए ही थीं। चूंकि उसके पास एक सिस्टम था, इसलिए उसे उसका इस्तेमाल करके अपनी ताकत जल्द से जल्द बढ़ानी थी। अब जब इतना बड़ा अवसर उसके सामने था तो वह उसे कैसे छोड़ सकता था? मो यी शिन और नी मंतियान वर्तमान में उपचार के एक उग्र संघर्ष में लगे हुए थे, लेकिन इस समय उन्होंने एक हर्षित आवाज सुनी। दादाजी आ रहे हैं। मो यी शिन ने आंखें खोलीं और दूर से एक व्यक्ति को दौड़ता हुआ आता देखा। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। ऐसा लगा जैसे जीवन या मृत्यु का क्षण आ गया हो। सौभाग्य से वह अनंत शैतान संप्रदाय का अनुयायी था। अगर अनंत शैतान संप्रदाय दावा करता है कि वे मनुष्यों को लुभाने में दूसरे नंबर पर है, तो कोई भी नंबर 1 होने का दावा नहीं कर सकता। नी मंटियन ने भौहें चढ़ाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति कौन है। हालांकि वह प्रतिद्वंद्वी के साधना आधार का पता नहीं लगा सकी, लेकिन पैरों की गति देखकर लग रहा था कि वह महान यान राजवंश का कोई व्यक्ति है। लिन फैन घोड़े की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति सीमा को तोड़ रही थी। फिर उसने दोनों के साधना आधार पर नजर डाली। स्तर 7 पेरी सेलेस्टियल, स्तर 8 पेरी सेलेस्टियल। लिन फैन उन्हें देखकर अचंभित रह गया।
मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत। अचानक 2 बड़े बॉस आ गए। लगता है इस बार मैं खूब कमाऊंगा। मेरे साथी भाई, मैं अनंत शैतान संप्रदाय का अनुयायी हूं। कई पीढ़ियों से संत शैतान संप्रदाय के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपको संत शैतान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख से मिलवा सकता हूं। यह महान यान राजवंश का क्षेत्र था और महान यान राजवंश संत शैतान संप्रदाय का एक सहायक था। चूंकि यह व्यक्ति यहां प्रकट हुआ था, इसलिए संभवतः वह महान यान राजवंश से आया होगा। जब तक वह दूसरे पक्ष को पर्याप्त लाभ देने का वादा करता, वह निश्चित रूप से मदद करता। नी मंटियन युवा थी, इसलिए उसके पास अनुभव की कमी थी। लेकिन उस समय उसे फिर भी चिंता होने लगी। यह संत शैतान संप्रदाय का क्षेत्र था और कई राजवंश संत शैतान संप्रदाय के सहायक थे। चूंकि वह एक धर्मनिष्ठ संप्रदाय से थी, इसलिए वह नुकसान में थी। वह भी गंभीर रूप से घायल थी और मोयिशिन की चालाकी का शिकार हो गई थी, इसलिए वह हिल भी नहीं सकती थी। उसने लियानलोंग का शरीर विकसित किया था, इसलिए कोई भी दिव्य देवता उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन अगर उसने हस्तक्षेप करके मोयिशिन को पहले ठीक होने में मदद की, तो वह गंभीर संकट में पड़ जाएगी। मेरे साथी भाई, मोयिशिन ने चुपके से खुद को ठीक किया और दूसरे पक्ष को लुभाना जारी रखने के लिए तैयार हो गया। लिन फैन, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, रुक गया और उसे एहसास हुआ कि शायद इतना खुलकर आगे बढ़ना कोई अच्छा विचार नहीं था। लेकिन अब अपना चेहरा ढकने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह अंत तक सहन कर सकता था। इस समय लिन फैन ने अपनी पीठ के पीछे पौराणिक हथियार 95 रेड ब्रिक पकड़ रखा था। भाई मेरे गधे! बिना कुछ कहे लिन फैन उछल पड़ा और मोयिशिन के सिर पर ईंट दे मारी। मोयिशिन, जो ठीक हो रहा था, तुरंत बेहोश हो गया। नी मांतियन ने यह सब बगल से देखा और मन ही मन राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि सामने वाला व्यक्ति अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकता है। शैतानी संप्रदाय अंततः शैतानी संप्रदाय ही था, और जो कोई भी इसका हिस्सा था उसे दंडित किया जाता था। बस इतना ही कि महान यान राजवंश के अधीन हजारों नागरिकों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि वे शैतानी संप्रदाय के नियंत्रण में थे। 12 धर्मी संप्रदायों में से एक की अनुयायी होने के नाते उसका भविष्य अभी भी बहुत लंबा था। धन्यवाद, नी मांटियन ने फुसफुसाते हुए कहा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप उपचार करने लगी। आपका स्वागत है। लिन फैन मुस्कुराया और अपना प्रसिद्ध हथियार उठाया और नी मंटियन के सिर पर वार किया। जब दोनों लोग बेहोश हो गए, तो लिन फैन ने बाएं और दाएं देखते हुए अपने हाथों को हटा दिया। नर सुंदर था, जबकि मादा में अप्रतिम सौंदर्य था। पहले किससे शुरुआत की जाए, यह एक गहरी दुविधा थी। लिन फैन हमेशा खूबसूरत महिलाओं के प्रति शुद्ध इरादे से सोचता था। उसके मन में कभी कोई अशुद्ध इरादे नहीं आते थे, क्योंकि लिन फैन एक बहुत ही पवित्र इंसान था। लिन फैन ने सोचा, एक 7वें दर्जे के पेरी सेलेस्टियल मास्टर, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी ईंट 2 पेरी सेलेस्टियल मास्टर्स को धूल चटा सकती है। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में सोचने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। ठीक है सज्जनों, पहले चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। अब जबकि मंकी स्टील स्पीच पहले ही 15वें स्तर पर पहुंच चुका था, वह बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन कितना ऊंचा, यह लिन फैन नहीं बता सकता था क्योंकि उसने कभी उसका परीक्षण नहीं किया था। लिन फैन ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को अधिक गतिशील बनाने के लिए उन्हें मोड़ा। अरे! बंदर आरू चुराता है। लिन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला बोला, जिससे किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रही। डिंग! बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव +2 0000। डिंग! बधाई हो, मंकी स्टील स्पीच का स्तर ऊपर। जब उसने पहली बार हमला किया, तो लिन फैन तुरंत चौंक गया और फिर सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। अनुभव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। चुराना, चोरी, चोरी। लिन फैन ने लगन से
बंदर आड़ू चुराता है की साधना की और हर प्रयोग के साथ और भी कुशल होता गया। अब वह इसमें पूरी तरह निपुण हो चुका था। डिंग! बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव +300000। अरे, क्या हुआ? लिन फैन हैरान होकर रुक गया। पिछले बंदर ने जो आड़ू चुराए थे वे सिर्फ 20,000 अनुभव के थे। अचानक वे 30,000 कैसे हो गए? क्या इसका हाथ से किए गए काम से कोई लेना देना है? लिन फैन ने फिर से आड़ू चुराने का प्रयोग किया। डिंग! बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव +20,000। लिन फैन को आखिरकार समझ आ गया कि इसका हाथ से किए गए काम से जरूर कुछ लेना देना है। हर स्तर के साथ हाथ से किया गया काम और भी ज्यादा अहम होता जा रहा था, और शायद यह हाल ही में हुए अपग्रेड की वजह से हुआ एक सुधार था। लिन फैन ने धीरे धीरे खुद को बंदर आड़ू चुराता है के नियमों में डुबो दिया। कहा जाता है कि दुनिया में 3000 महान रास्ते हैं और प्रत्येक रास्ता एक संभावना है। दुनिया असल में 3000 रास्तों तक सीमित नहीं थी, बल्कि 3000 एक आंकड़ा था। इसका मतलब यह नहीं था कि सिर्फ 3000 रास्ते ही चुने जा सकते थे, बल्कि इसका मतलब था कि संभावनाएं अनंत थीं। अगर कोई एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता तो वह उस सीमा से आगे जा सकता था। बंदर आड़ू चुराता है। डिंग! बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव +300000। डिंग! बधाई हो, मंकी स्टील स्पीच का स्तर ऊपर। पुनः स्तर ऊपर आने से लिन फैन को अत्यधिक खुशी हुई। ओह! उस समय लिन फैन उछल पड़ा। अरे नहीं, मैं आड़ू चुराने में इतना तल्लीन था कि मैं लगभग समय भूल गया। फिर उसने ईंट उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फिर से उन दोनों लोगों के सिर पर दे मारा। वे दो लोग, जो लगभग जागने ही वाले थे, पुनः बेहोश हो गए। लिन फैन ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसे आड़ू चुराते समय ध्यान देना जरूरी था। ये दोनों बॉस स्तर के प्राणी थे। अगर वे सचमुच कोशिश भी करते तो उसे जरूर मार सकते थे। लिन फैन इस बार अपने कौशल पर भरोसा करके तेजी से अपने कौशल को बढ़ाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल रहा था। लिन फैन ने फिर दोनों हाथ उठाए और अनंत शैतान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख मो यीशिन की जांघों की ओर पागलों की तरह चोरी करना शुरू कर दिया। जब भी दोनों जागने वाले होते, लिन फैन बिना किसी हिचकिचाहट के उनके सिर पर ईंट मार देता और उन्हें एक बार फिर बेहोश कर देता। डिंग! बधाई हो, मंकी स्टील स्पीच का स्तर ऊपर। डिंग! बधाई हो, मंकी स्टील स्पीच का स्तर ऊपर। मंकी स्टील स्पीच के लगातार बढ़ते स्तर के बाद 19वें स्तर पर पहुंचकर लिन फैन रुक गया। इसकी वजह यह थी कि मंकी स्टील स्पीच का अनुभव अब 10 लाख तक पहुंच गया था। लेवल 19 से पहले अनुभव सिर्फ कुछ हजार का था, लेकिन अब यह बढ़कर 10 लाख हो गया है। लेवल 20 पर पहुंचने पर इटर्नल डेमन बॉडी की तरह ही इसमें भी काफी सुधार हो सकता है। तभी लिन फैन ने मो यीशिन की जांघों की तरफ देखा। उसे लगा कि कुछ सूजा हुआ सा लग रहा है। फिर उसने आह भरी। समाज के अच्छे लोगों की सेवा। बंदर आड़ू चुराता है। डिंग! बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है। अनुभव +10,000। अनुभव कम होने लगा, लेकिन लिन फैन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। संत शैतान संप्रदाय में शिष्य केवल सैकड़ों या ज्यादा से ज्यादा कुछ हजारों में ही अनुभव प्रदान करते थे। अब जब उसे इतना बड़ा अवसर मिला था और ऐसे गुरु मिले थे जो उसे अंक देने को तैयार थे, तो वह इस मौके को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। चूंकि अब एक आड़ू चुराने पर केवल 10,000 अनुभव अंक ही मिलते थे, इसलिए स्तर बढ़ाने के लिए 100 बार चोरी करनी होगी। यह राशि न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी, लेकिन लिन फैन को चिंता थी कि तब तक यी मोजिन बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होगा। लेकिन यी मोशिन 7वें स्तर का पेरी सेलेस्टियल था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। साधना का आधार इतना ऊंचा था, इसलिए उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होना चाहिए।
इस प्रकार लिन फैन आड़ू चुराने के अंतहीन चक्र में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। लिन फैन को न तो पता था कि उसने कितनी बार चोरी की थी और न ही वह गिन सकता था कि उसने कितनी बार ईंट मारी थी। बाद में उसने नियम बनाया कि हर 5 बार चोरी करने के बाद वह उन दोनों के सिर पर ईंट मारेगा और फिर आड़ू चुराने का अपना आनंदमय खेल जारी रखेगा। डिंग! बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है, अनुभव +1 0000। डिंग! बधाई हो, मंकी स्टील स्पीच का स्तर ऊपर। डिंग! बधाई हो, मंकी स्टील स्पीच को ट्विस्टिंग हेवन एंड अर्थ में अपग्रेड किया गया है। मंकी स्टील स्पीच का अपग्रेड देखकर लिन फैन खुश हो गया। साथ ही नया नाम भी उसे बहुत उच्चस्तरीय लगा। यह नाम शायद बहुत प्रभावशाली था। स्वर्ग और पृथ्वी को मोड़ना, स्वर्ग और पृथ्वी के लिए यिन और यांग को उलटना। लिन फैन ने जब यह विवरण देखा तो वह एकदम से दंग रह गया। ऐसा कैसे हो गया? यह और भी भयावह कैसे हो गया? यह मेरे चरित्र के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। लिन फैन को रोने का मन हुआ। यह पूरी तरह से पतित तकनीक थी। स्वर्ग और पृथ्वी को घुमाना स्तर 1, अनुभव 0/10 लाख। इस क्षण लिन फैन अवाक रह गया। बंदर आड़ू चुराता है जैसी उचित चाल को एक पतित तकनीक में बदल दिया गया था। भविष्य में अगर वह कोई क्लिनिक खोलेगा तो क्या वह पुरुषों का लिंग परिवर्तन करने में विशेषज्ञता वाला होगा? लिन फैन ने मो यीशिन की तरफ देखा और हल्की सी आह भरी। फिर वह नी मंटियन के सामने आ गया। उसने नी मंटियन को देखा और उसे ऊपर से नीचे तक जांचा। कितनी खूबसूरत औरत थी! कितनी खूबसूरती, कितनी स्वर्गीय, कितनी अद्भुत उपस्थिति! उसकी सुंदरता मानो किसी दिव्य शक्ति की हो। ओह! अचानक लिन फैन ठिठक गया और फिर भौहें सिकोड़ लीं। इतनी खूबसूरत, फिर भी वह एक सपाट हवाई अड्डे की तरह क्यों है? हा, कितनी निराशा है! लिन फैन ने नी मंटियन की सपाट छाती को घूरते हुए अपना सिर हिलाया। देवताओं ने अन्याय किया, उन्होंने उसे इतनी सुंदरता तो दी, परंतु गर्व करने लायक आकृति नहीं दी। वर्तमान में लिन फैन आंतरिक संघर्ष में व्यस्त था। ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट गंदा था या नहीं? लिन फैन को लगा कि यह गंदा है। स्त्रियों को लुभाने वाली तकनीक अंततः सही नहीं हो सकती। लेकिन लिन फैन लैंगिक समानता में विश्वास करता था। चूंकि मो यीशिन ने उसके हमलों को झेला था, इसलिए यह महिला भी उसके प्रकोप से बच नहीं पाएगी। ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट एक सरल तकनीक थी। मंकी स्टील स्पीच की तरह यह भी केवल एक ही गति थी। फिर भी यह निरंतर बदलती रहती थी। अगर वह इसका थोड़ा भी अवलोकन और अध्ययन न करता तो इसे उच्च स्तर तक ले जाना मुश्किल होता। लिन फैन ने फिर गहरी सांस ली। उसकी पिछली धीली अभिव्यक्ति बेहद तीखी हो गई। काला बाघ दिल चुराता है। डिंग! बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट अनुभव +1 0000। डिंग! बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट का स्तर ऊपर हो गया। डिंग! बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट का स्तर ऊपर हो गया। इस समय लिन फैन थोड़ा उदास था। इस एक चाल से ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट तुरंत 10 लेवल ऊपर उठ गया। यह गति अतुलनीय थी। ऐसा लग रहा था कि यह 8वें लेवल की पेरी सेलेस्टियल देवी ही वह थी जो भरपूर अनुभव लेकर आएगी। लिन फैन इस देवी को अपने साथ ले जाना चाहता था। इस तरह वह जब चाहे उसे बाहर निकालकर अपनी चालें बढ़ा सकता था। लिन फैन ने गहरी सांस ली और लेवलिंग की खुशी से जाग गया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से हमला किया। काला बाघ दिल चुराता है। डिंग! बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट अनुभव +6 0000। काला बाघ दिल चुराता है। डिंग! बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट अनुभव +6 0000। डिंग! बधाई हो, ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट का स्तर ऊपर हो गया। ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट के हर स्तर के साथ
उसने देखा कि प्राप्त अनुभव कम होता जा रहा था। फिर भी अनुभव अभी भी विशाल था। अगर यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वे बहुत पहले ही अनुभव देना बंद कर देते। यह देवताओं द्वारा दिया गया एक मौका था, इसलिए लिन फैन इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे लिन फैन लगातार अपने हमलों में डूबता गया, उसे भय से एहसास हुआ कि नी मंगटियन का मूल हवाई अड्डा अब एक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी बन गया था। यह लिन फैन इतना हैरान हुआ कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। ये क्या है? क्या ये मेरे हमलों से सूझ गए हैं? या ये ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट का साइड इफेक्ट है? बेशक लिन फैन इतना विकृत नहीं था कि दूसरे पक्ष के कपड़े फाड़कर जांच करे। आखिरकार उसके जैसा सभ्य और सभ्य इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा। लिन फैन ने ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट का लेवल चेक किया। अब यह 14वें लेवल पर था और इसके लिए लगभग 2 लाख अनुभव की जरूरत थी। लेवलिंग की यह गति कुछ ऐसी थी जिसके बारे में लिन फैन ने कभी सोचा भी नहीं था। तेज, सचमुच तेज। लिन फैन इतनी निर्दयता से हमला करने में सक्षम था क्योंकि ये दोनों तकनीकें घातक नहीं थीं और ये दोनों चुपचाप वहां लेटने और उसे उन पर हमला करने देने के लिए तैयार थे। यह सब पौराणिक हथियार 95 रेड ब्रिक की बदौलत था। लिन फैन ने उसके हाथ में 95 लाल ईंट को देखा और उसे चूमा। कितना अच्छा साथी है। फिर उसने उसे फिर से दोनों के सिर पर पटक दिया। लिन फैन लगातार काला बाघ दिल चुराता है का इस्तेमाल करता रहा और नी मंटियन की असली सपाट छाती और भी ज्यादा फूली हुई और बड़ी होती गई। डिंग! बधाई हो, ब्लैक टाइगर दिल चुराता है, अनुभव +1। डिंग! बधाई हो, ब्लैक टाइगर दिल चुराता है, अनुभव +1। इस समय लिन फैन के चेहरे के भाव बदल गए। क्या बात है? अभी तो अनुभव अच्छा था, अब इसमें इतनी कम वृद्धि क्यों हो रही है? वर्तमान में ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट लेवल 18 पर था, जो लेवल 20 से 2 लेवल दूर है। यदि यह पिछले पैटर्न की तरह होता, तो ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट को लेवल अप करना कोई समस्या नहीं होती। हे! लिन फैन ने बेबसी से आह भरी। लग रहा था कि ब्लैक टाइगर स्टील्स हार्ट उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। लेकिन लिन फैन अभी भी संतुष्ट था। ये दोनों तकनीकें अब इस स्तर तक पहुंच चुकी थीं, इसलिए यह पूरी तरह से सार्थक था। अगर ये दोनों न होते, तो कौन जानता था कि अगर वह अकेला होता, तो कितना समय लगता। लिन फैन ने अपनी मध्यम श्रेणी की तलवार निकाली और उसे लहराया, फिर मो यी शिन के सामने गंभीरता से खड़ा हो गया। झांकना! उसी क्षण लिन फैन ने मो यी शिन के शरीर पर तलवार मारी। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि लिन फैन सदमे में आ गया। जैसे ही बीच वाली तलवार उसकी त्वचा से टकराई, वह टुकड़े टुकड़े हो गई। क्या इस व्यक्ति का शरीर शायद मेरे जैसा है? लगता है स्तर में अंतर अभी भी बहुत ज्यादा है। लिन फैन पहले तो उन दोनों को खत्म करके अपना स्तर बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन मौजूदा हालात देखकर उसे पता चल गया कि यह नामुमकिन है। फिर लिन फैन ने बीच वाली तलवार हटाई और ईंट से उन दोनों के सिर पर फिर से वार किया, जिससे वे एक बार फिर बेहोश हो गए। फिर उसने भागने की तैयारी